हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हैं भाई सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई 2026 बैच में। एक बहुत धांसू चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और आज इसका लेक्चर नंबर 9 करने वाले हैं। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सारे बालक बालिकाओं को, की हाल चाल है? कैसे हो सब लोग? जल्दी बता दो जरा। गुड इवनिंग, नमस्कार 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 आप सब लोगों को। हाँ जी, कैसे हो भैया? सब बढ़िया हो, जोरदार हो, जबरदस्त हो? यस। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी बताओ, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। हम्म। न्यू बैच? ये क्या है? न्यू बैच क्या होता है? प्रणाम प्रणाम बेटा प्रणाम। अच्छा, आप लोगों का टेस्ट था, कैसा हुआ कल वाला? कल था क्या टेस्ट आपका? जल्दी बताओ, कल टेस्ट था क्या आपका? और अगर था तो बेटा फिर कैसा हुआ ये भी बता दो। हार्ड पेपर कह रहा है, हार्ड पेपर आया था। कितना हार्ड था? है? हार्ड क्या होता है भाई? अच्छा, एआईटीएस था क्या तुम्हारा कल? अच्छा, एआईटीएस था कि नॉर्मल बैच वाला टेस्ट था? कौन सा वाला था? तो एआईटीएस में तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ आया नहीं होगा अगर एआईटीएस था तो। बेकार हुआ है। ओहो, नॉट गुड। ओहो भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे दुखती रख पे हाथ रख दिया हो जैसे, है ना, कि कहीं पर कुछ घाव और घाव के ऊपर नमक छिड़क दिया हो, ऐसे ऐसा हो रहा है, ऐसे दिल की मतलब तकलीफें बाहर आ रही। एआईटीएस था? हाँ, तो फिर एआईटीएस में तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कुछ आया नहीं होगा, है ना? फिर तो भाई अब इस दुख की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ, है ना? हाँ, तो क्या किया जा सकता है बताइए? सांत्वना दी जा सकती है, और तो मैं क्या बताऊँ अब। हम्म। नहीं, ओनली पीसी था ना। चलो ठीक है, कोई ना। बेटा एआईटीएस जो है ना बेटा, वो नॉर्मली हार्ड ही होता है। आपके जो नॉर्मल पेपर आएगा ना, जो आप जेई में एग्जाम में बैठोगे जिस दिन, वो जो पेपर आएगा उसके उससे मुश्किल ही पेपर जनरली होता है एआईटीएस का। कोशिश इसी तरह से की जाती है कि आपको एक टफ पेपर के लिए तैयार किया जाए। अगर आसान आ गया तो फिर अच्छी बात है, बाकी तो ठीक है। अगर मुश्किल आया तो कम से कम वो पेपर आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए उस तरह के पेपर कर पाने के ना। तो एआईटीएस का जो लेवल होता है ना, वो ठीक लेवल होता है बेटा, है ना? तो अगर आपके बहुत ही, अगर मान लो कुछ बहुत ही कम मार्क्स हैं तो फिर समझ में आता है, लेकिन अगर एक एवरेज मार्क्स हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपका अल्टीमेटली फाइनल एग्जाम होगा उसमें आप अच्छा करोगे, ठीक है ना? और एक चीज और ध्यान रखें कि आ, अभी जैसे जैसे भी पेपर आते जा रहे हैं ना, तो जैसे ये वाला पेपर हुआ है, एआईटीएस हुआ है, आपको रैंक मिलेगी, तो उससे ऐसा ना हो कि तुम डिमोटिवेट हो जाओ कि यार लेट से 50,000 बच्चों ने पेपर दिया और मेरी तो रैंक इतने हजार आई है। वो ऐसे निराश नहीं होने का है ना। वो टाइम के साथ इंप्रूव हो सकता है अगर आपने लगे रहे लास्ट तक, और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, एक प्रॉपर रिवीजन के साथ अगर आप लोग चलो तो आगे। क्योंकि हो सकता है ना, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बिना रिवीजन किए पेपर दिया हुआ होगा, है ना? कि पीसी तो पूरा तो रिवाइज किया नहीं होगा तुमने, वैसे मैथ्स में भी सब कुछ रिवाइज नहीं हुआ होगा, फिजिक्स में भी नहीं हुआ होगा। तो एक आधी अधूरी तैयारी के साथ तुम लोग बैठे हो इस एग्जाम में, है ना? और उसमें भी अगर ठीक ठाक सा स्कोर आ रहा है तो उससे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग प्रॉपर रिवीजन करके जाओगे, है ना, और प्रैक्टिस करके जाओगे, तो फिर आपका स्कोर और अच्छा ही होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। हाँ, तो वो एकदम से ऐसा ना हो जाना कि फैल जाओ और भाई ना गोड्डों में सर मार के और फिर रोते रहो, ये क्या हो गया हमारे साथ, कैसे, है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करने का, है ना? हिम्मत हौसला बनाए रखें। और अभी टाइम है ना? अभी चल रहा है, सितंबर होने वाला खत्म, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीने का टाइम है यार ना। 4 महीने में तो दुनिया पता नहीं क्या की क्या हो जाए, है ना, पलट जाए एकदम, जज्बात पलट देता है बच्चा, है ना, यूटर्न मार लेता है। तो कर सकते हो, है ना? अभी टाइम है आपके पास, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ हाथ से निकल चुका है। आइए सर, लेकिन हम तो, है ना, हम तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे थे सर, है ना? अब की बार जो एआईटीएस आएगा उसमें मुझे उम्मीद है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आएगी, तो तुम इसके लिए भी तैयार रहना। अरे गोड्डे मतलब ये घुटने, घुटने हमारे राजस्थान में गोड्डे बोलते हैं घुटनों को, है ना? और घुटनों के बीच में सर रख के रोने का मतलब है कि भाई बहुत ज्यादा दुख में है वो, और दुख में रह के वो रो रहा है ना। तो ऐसे मतलब समझ रहे हो? मतलब,
तो एक तो होता है ऐसे, अगर कोई बोल दे कि रोना नहीं है ना, तो रोना नहीं है मतलब ठीक है भाई नहीं रोना है। लेकिन अगर कोई ऐसे बोले कि घुटनों के बीच में सर रख के नहीं रोना, तो उस बात की इंटेंसिटी बढ़ जाती, कहने का मतलब जो भावार्थ है वो एकदम से इंटेंसिफाई हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब कुछ बहुत ज्यादा दुख में है, समझ रहे हो। तो ये ऐसे मान लीजिए कि उसको क्या बोलते हो, ये एडजेक्टिव बोलते हो क्या, कि उसकी भी विशेषता बताने के काम में आ रहा है ना, एडजेक्टिव बोलते हो, क्या बोलते हो उसको, है ना। तो वो चीज है, समझो आप बात को। सर आइए सर, हम लोग ना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, और लास्ट क्लास में कुछ पोस्टुलेट्स थे जो मैंने आप लोगों को लिखने के लिए दिए थे। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आप ये तीनों पोस्टुलेट लिख के आए हो, है ना, आप ये तीनों पोस्टुलेट लिख के आए हो, ऐसी ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है ना। एक बार के लिए मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन की तरफ ले चलता हूं, है ना, मैं आपको वापस रिवाइज करवा देता हूं कि क्या हमने पढ़ा था, है ना, थोड़ा सा, है ना। एडजेक्टिव बोलते हो क्या उसको, हाँ जो भी बोलते हो यार, अब अंग्रेजी में तो मेरा हाथ काफी तंग था, है ना, मैं तो ठीक है, मतलब आ जाओ। सर सबसे पहली चीज हम लोगों ने ये पढ़ी थी, इसका पोस्टुलेट में ये था कि साहब ये जो हमारा मेटल होता है, और मेटल और लिगेंड के बीच जो अट्रैक्शन है, ये आपका जो थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन है उसको किस तरह का मानता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन मानता है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के बारे में बात करता है, ये मानता है कि मेटल और लिगेंड के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, ये कहता है। और इसके अंदर वो ये मानता है कि जो मेटल है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और जो मेरा लिगेंड होगा उसके ऊपर चार्ज कैसा, पार्शियल नेगेटिव है, ये मान के चलता है। इसके अंदर जो हमारा लिगेंड होता है उसको पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर किया जाता है ना, पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर किया जाता है, यस, पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर किया जाता है कि अगर आपका एनायनिक लिगेंड है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव एंड जो होगा वो मेटल के पॉजिटिव एंड की तरफ होगा, तो एक आयनिक इंटरेक्शन प्लस और माइनस के बीच हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपका डाइपोल है, तो डाइपोल का जो नेगेटिव एंड होगा वो मेटल की तरफ होगा, है ना, क्योंकि मेटल का पॉजिटिव इस डाइपोल के नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, यस। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था, यह भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कि जब आपका मेटल फ्री स्टेट में है तो उसके जो पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। जब लिगेंड मेटल की तरफ बॉन्ड बनाने के लिए आगे बढ़ता है तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, और मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से ये जो पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी बढ़ती है। क्योंकि लिगेंड अभी काफी दूर है, तो लिगेंड का जो इफेक्ट होगा पांचों डी ऑर्बिटल पे वो सेम तरह का होगा, मतलब सबकी एनर्जी एक साथ बढ़ेगी। ऐसे लिगेंड का जो इफेक्ट होता है दैट इज नोन एज सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड। अब लेकिन लिगेंड अगर काफी नजदीक आ जाए मेटल के, तो अब आपका जो लिगेंड होगा वो मेटल के कुछ ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपेल करेगा और कुछ ऑर्बिटल्स को कम रिपेल करेगा। जिन ऑर्बिटल्स को आपका मेटल ज्यादा रिपेल कर रहा है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जिनको कम रिपेल कर रहा है उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये जो मेटल के 5 डी ऑर्बिटल्स हैं इनकी जो एनर्जी है उस एनर्जी में स्प्लिटिंग हो जाती है ना, यस। और यही जो स्प्लिटिंग है दैट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और इसी स्प्लिटिंग के नाम पे ये जो थ्योरी है उसका नाम पड़ा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मेरे हिसाब से जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया एक बार के लिए मैं उसको समराइज कर पाया, ठीक है। अब मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे ये पढ़ाना है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी, कौन से की कम होगी, और टेट्राहेड्रल में कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी, कौन से की कम होगी, और स्क्वायर प्लेनर में कौन से ऑर्बिटल की बढ़ेगी, कौन से ऑर्बिटल की कम होगी। मेरी बात समझ लो, ये हमें पढ़ना है। तो आपको हेडिंग लिखनी है, यस, आपको हेडिंग लिखनी है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, है ना। आप लोग हेडिंग लिखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज वाला, मजा आएगा देखना आपको, है ना, बहुत जबरदस्त टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और ये जो सीएफटी है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूं। यहां से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हम लोग ऐसे ऐसे ट्रिक सीखेंगे, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिनको पढ़ के आपको एकदम मजा आएगा। लेकिन उसके लिए मैं फिर कहूंगा आपको बस बने रहना है, चुपचाप पढ़ाई करनी है ना, तभी आपको समझ में आएगी कहानी, ठीक है दादा। आ जाओ, देखिए जैसे मान लेते हैं यही वाली मैं बात करूंगा वापस से, यस। देखिए जनाब, ये मेटल के 5 डी ऑर्बिटल्स थे, आओ सर आओ बना दो सर, ये मेटल के 5 डी ऑर्बिटल्स थे, ये रहे सर 5 डी ऑर्बिटल्स, है ना। और सर इनकी जो एनर्जी थी वो सेम थी सर, है ना। ये तब थे जब मेटल कौन सी स्टेट में था, फ्री स्टेट में था, है ना। और इधर जो है इनकी एनर्जी बढ़ रही है सर, है ना, इधर एनर्जी बढ़ रही है। अब लिगेंड ने इनकी तरफ चलना स्टार्ट किया तो इसके जो 5 डी ऑर्बिटल्स है सर इनकी एनर्जी बढ़ेगी ना सर, 5 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ के इतनी होगी सर, ये लीजिए सर,
ये जो पांचों डी ऑर्बिटल्स है सर, इनकी एनर्जी बढ़ गई। और ये कब है? जब इनका लिगेंड का इफेक्ट कैसा है? सिमेट्रिकल है ना। मैं इसको नाम दूंगा सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड, है ना। मैंने क्या नाम दे दिया इसको? सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड बोल दिया। यस, सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड। अब तो मुझे एक बात बताओ बेटा, मुन्ना दादा, सुनना मेरी बात। ये है इन पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी, दिस इज योर एवरेज एनर्जी। तुम मुझे एक चीज बताओ, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसकी शक्ल दिखने में होती कैसी है? सर देखिए, ऑक्टाहेड्रल कुछ ऐसा होता है, ये है हमारा मेटल, है ना। ऑक्टाहेड्रल सर ऐसा होता है ना, मतलब ये मेटल है सर। चार लिगेंड जो होते हैं ना, वो मेटल के साथ सेम प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। ये सर चारों लिगेंड जो है ना सर, ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट है सर, है ना। ऐसा हो गया। और इनके बीच जो एंगल होता है सर, वो 90 डिग्री का होता है सर। एक लिगेंड जो होता है ना सर, वो इससे ऊपर से आ रहा होता है और एक प्लेन से नीचे की तरफ आ रहा होता है सर। ये कुछ ऐसा है, अगर मैं आपको दिखा पाऊं, है ना। अभी आप लोग बोलोगे सर अपना फोन दिखा रहे हैं, है ना। अगर मैं आपको ये दिखा पाऊं एक बार के लिए, सोचिए। एक बार के लिए सोचो, जैसे मान लो ये जो मेरे हाथ में जो मोबाइल है, ये एक प्लेन है ना, ये एक प्लेन है। तो ये तो हो गया मेटल, इसके बिल्कुल बीच में तो हो गया मेटल। इसके जो चारों कोने हैं ये हो गए लिगेंड, है ना। ये लिगेंड यहां से आ रहे हैं, चार कोने ये हो गए। एक जो है वो लिगेंड, वो इस प्लेन के ऊपर से आ रहा है, और जो एक लिगेंड है वो बेटा, वो इस लिगेंड के नीचे से आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो शायद आप लोग, है ना। ऐसे तो इसका मतलब सोचो, है ना, इसका मतलब ये सोचो, अगर मैं इस डायरेक्शन को z डायरेक्शन बोल देता हूं, क्योंकि ये सारा का सारा एक दूसरे से 90 डिग्री पे होगा। ये अगर z एक्सिस है तो ये वाली कौन सी एक्सिस है? इसको मैं x एक्सिस बोल देता हूं, तो इसको कौन सी बोलूंगा? y बोलूंगा। मतलब मेरा जो लिगेंड है वो कहां से आ रहा है? अगर ये प्लस x है तो ये माइनस x हो गया, अगर ये प्लस y है तो ये माइनस y हो गया, और अगर ये प्लस z है तो ये माइनस z हो गया। मतलब जब मैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करता हूं, तो सर ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है, उसमें जो लिगेंड है वो कहां से अप्रोच कर रहा है? लिगेंड अप्रोचिंग। लिगेंड जो है सर, वो कौन कौन सी डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है? सर वो अप्रोच कर रहा है प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई, प्लस जेड माइनस जेड, है ना। सर आपका जो लिगेंड है वो कहां से आ रहा है? सर आपका लिगेंड आ रहा है अलोंग द एक्सिस। मैं ऐसे कह सकता हूं क्या? सर लिगेंड कहां से आ रहा है? अलोंग द एक्सिस आ रहा है। तुम मुझे एक बात बताओ, तो ये जो लिगेंड है ये कौन से ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपेल करेगा? सर ये उन ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपेल करेगा जिनके लोब्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, जिनमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी एक्सिस पे है। जैसे आपका dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है। सोचो सर, ये मेरा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये मेरी x और y एक्सिस है, ये मेटल का dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है, और मेरा जो लिगेंड है वो भी x और y डायरेक्शन से आ रहा। तो मुझे एक बात बताओ सर, यहां तो मजा आ जाएगा सर। लिगेंड भी इधर से आ रहा है, ऑर्बिटल्स भी इसी तरफ हैं, और जैसे एक dz स्क्वायर होता था उसमें भी इलेक्ट्रॉन z एक्सिस पे प्रेजेंट होते थे। सर ये जो आपके लिगेंड्स हैं सर, ये उन ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपेल करेंगे जो इसकी डायरेक्शन में आ रहे हो। और इसकी डायरेक्शन में कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं? एक्सियल ऑर्बिटल। तो मुझे एक बात बताओ, अगर एक्सियल पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा बेटा, तो क्या एक्सियल वालों की जो एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी क्या? और जो नॉन एक्सियल वालों की एनर्जी है वो कम होगी क्या? तो मुझे जल्दी से बताओ, बोलिए। तो सर ये जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर, सर इनकी एनर्जी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये रिपल्शन ज्यादा फील करेंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। और सर ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनकी एनर्जी कम होगी। सर क्या आप इस बात को समझ गए? क्या मेरी बात समझ में आई क्या? मतलब इनके जो ऑर्बिटल्स है सर, जो डी ऑर्बिटल्स है, उनकी एनर्जी में डिफरेंस आ गया और स्प्लिटिंग हो गई, मैं ऐसे बोलूंगा। और इनकी एनर्जी में जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज डेल्टा ओ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यस, इसको मैं क्या नाम दूंगा? इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी में जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। मेरी बात समझ में आई? और ये जो एवरेज एनर्जी है इसको बैरी सेंटर बोला जाता है ना। ये जो एवरेज एनर्जी है पांचों डी ऑर्बिटल्स की, बैरी सेंटर बोला जाता है ना? कई जगह आर वाई लिखा होता है, कई जगह आर आई लिखा होता है, एक ही बात है। यस, हाँ। ये जो बेटा तीन ऑर्बिटल्स हैं इनको T2G ऑर्बिटल्स बोला जाता है, ट्रिपली डिजेनरेट, एंड दीज आर नोन एज इजी ऑर्बिटल्स, इवनली डिजेनरेट, है ना। वैसे एक टर्म होती है जेरार्ड और नॉन जेरार्ड, है ना।
ये ऐसे टर्म्स हैं जो बेटा आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, तो इस वजह से मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं, है ना, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं, आप लोग ये ध्यान रखें, इन ऑर्बिटल्स को इजी ऑर्बिटल बोलोगे और इन ऑर्बिटल्स को T2G ऑर्बिटल्स बोलोगे। मेरी बात शायद समझ में आ रही है आपको? क्या ये सिर्फ डी ऑर्बिटल्स में होता है? अरे यार ये मुझे बताने की जरूरत है क्या? मुझे बता, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन बनाता है? डी ऑर्बिटल्स, जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है वही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ऑब्वियस है डी ऑर्बिटल में होगा ऐसा। यस, इसको नोट कीजिए बेटा, और अगर नोट हो जाए तो डन लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में dx स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, dz स्क्वायर की एनर्जी बढ़ेगी और इनकी एनर्जी कम होगी, ये ध्यान रखना है बस। ईजी, इवनली डिजनरेट एंड, हाँ यहां जी जेरार्ड को दिखा रहा है, लेकिन वो नहीं ध्यान रखना है बेटा, वो नहीं पढ़ना आपको ना, आप ऐसे ध्यान रखिए, दीज आर नोन एज इवनली डिजनरेट एंड नीचे वाले ट्रिपली डिजनरेट। 3 है तो ट्रिपली, 2 है तो इवन, है ना, ऑड इवन हम लोग बोलते हैं। यस, डन है क्या? ये तो बहुत आसान है सर, बहुत सिंपल है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को समझना मुझे लगता है बहुत इजी है ना, सीधी सी बात, एक्सियल ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी, नॉन एक्सियल की कम हो जाएगी, है ना, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है सर, है ना, कोई 3D मॉडल बताने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से चीजें मुझे समझ में आ रही है, ठीक है सर। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और सर मैं बात करूंगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। यहां पर थोड़ा सा आपको 3D में सोचना पड़ेगा, है ना, आप हेडिंग लिखिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो अगर आपने वो पढ़ लिया होता ना, अगर सोचो अगर आपने सॉलिड स्टेट पढ़ लिया होता ना, तो ये समझा पाना मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाता, बहुत बहुत आसान हो जाता। लेकिन अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, है ना, मैं कोशिश करूंगा। एक्चुअली क्या है ना, इसमें 3D विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है ना, 3D विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें समझ में आए, है ना, और मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है भाई, बहुत सिंपल चीज है। आओ देखो, टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो होता कैसा है, देखिए समझिएगा मेरी बात को। ये मेरा मेटल है और ये 4 लिगेंड है, ये ऐसी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है ना, और कोई भी लिगेंड मेटल लिगेंड, इसके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है 109.28 डिग्री का होता है ना, ये सारी दुनिया जानती है। कुछ जगह पर इसको 109.5 भी लिखा होता है, एक ही बात है, मतलब आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है सर। कोई भी लिगेंड मेटल लिगेंड बॉन्ड कैसा होगा सर, वो होगा 109 डिग्री का, है ना। और अगर मैं ऐसे मिलाऊं ना इनको, देखो टेट्राहेड्रोन बनेगा, ऐसा लग रहा है जैसे टेट्राहेड्रोन जैसी ज्योमेट्री बन रही है ना। अगर ये मेटल और ये लिगेंड, इसको मैं अगर एक क्यूब में दिखाना चाहूं, लिगेंड की पोजीशन और मेटल की पोजीशन अगर मैं क्यूब में दिखाना चाहूं, है ना, अगर मैं उसको क्यूब में दिखाना चाहूं तो कैसे दिखाऊंगा, आइए देखिए मैं दिखाता हूं क्यूब में कैसे दिखाऊंगा, क्यूब के अंदर इनको कैसे दिखाऊं, मैं दिखाता हूं, है ना, आप चिंता ना करें, अभी दिखाते हैं क्यूब के अंदर इनको कैसे दिखाते हैं, मेटल और लिगेंड की पोजीशन को क्यूब में कैसे दिखाएं। जैसे मान लीजिए ये क्यूब है आपका, है ना, ये क्यूब है, ऐसे मान लो, और लिगेंड जो होता है ना, ऐसे मान लो लिगेंड जो होता है, अब ये चीज ना उसमें पढ़ाई जाती है यार, सॉलिड स्टेट में पढ़ाई जाती है, मैं आपको बताऊं, वहां पर आप लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ते हो, है ना, और वॉइड में ये सारी चीज पढ़ाई जाती है। तो मैं जो आपको बोल रहा हूं ना, वो एक बार के लिए आप लोग मान लेना कि ऐसा होता है, ठीक है ना। हाँ, कहता है कि जो लिगेंड की डायरेक्शन है ना, लिगेंड जो है ना, वो पता है कहां से आ रहा है, वो आता है ऑल्टरनेट। टेट्राहेड्रल तब बनेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तब बनेगी जब जब ऑल्टरनेट कॉर्नर से लिगेंड आ रहा हो, ऑल्टरनेट कॉर्नर से, ऑल्टरनेट कॉर्नर से, मतलब लिगेंड पता है कहां से आ रहा है, ऑल्टरनेट कॉर्नर, एक कॉर्नर छोड़ के एक कॉर्नर से लिगेंड आ रहा है। मतलब सर क्या मतलब, मैंने कहा सुन, मान ले ये तेरा कॉर्नर है, लिगेंड यहां से आ रहा है, फिर इसके बाद इससे नहीं आ रहा, इस वाले से आ रहा, ऑल्टरनेट कॉर्नर का मतलब ये हो गया दूसरा लिगेंड यहां से आ रहा है, तीसरा लिगेंड इससे नहीं आ रहा, इससे आ रहा है सर, ये तीसरा लिगेंड यहां से आ रहा है, यस, और सर चौथा लिगेंड इससे नहीं आ रहा, इससे आ रहा है, ये सर चौथा लिगेंड आ रहा है सर, ये देखिए, ये लिगेंड के अप्रोच करने की डायरेक्शन है, यहां से आ रहा है सर लिगेंड, 1 2 3 और 4, लिगेंड की डायरेक्शन ये है सर। अब कोई बोलेगा सर ये आपको कैसे पता लगा, है ना, हाँ आपको कैसे पता लगा, तो देखो ऐसे आप थोड़ा सा 3D में सोचने की कोशिश करना, अगर मैं इन सारे पॉइंट को मिलाने की कोशिश करूं ऐसे, है ना, मैं अगर इन पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करूं, तो
मतलब ऐसा ऐसा तुम्हें टेट्राहेड्रल जैसा फील आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? ऐसा टेट्राहेड्रल जैसा फील आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? टेट्राहेड्रॉन जैसा फील आ रहा है क्या तुम्हें थोड़ा सा? कैसा लग रहा है जैसे टेट्राहेड्रॉन बन रहा हो, जैसे इसके बीच में ऐसी टेट्राहेड्रॉन जैसी ज्योमेट्री लग रही है क्या तुम्हें? फील आ रही है क्या? हाँ, ऐसा लग रहा है क्या टेट्राहेड्रॉन जैसा हो जैसे? नहीं आ रही? अरे यार, फिर तो लफड़ा हो गया, नहीं आ रही तो। ऐसे मान लो ये टेट्राहेड्रॉन है ना? ऐसे मान लो कि टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है। हाँ, अब ये तो देखने देखने वाले की नजर पे है ना। कोई आपसे ही पूछे कि मैं सुंदर लग रहा हूं क्या, या सुंदर लग रही हूं क्या, अब ये तो देखने वाले की नजर पे डिपेंड करता है भाई, है ना। किसी को मतलब कोई सुंदर लगे, किसी को कोई लगे। अब मैं तुमसे पूछूं कि टेट्राहेड्रॉन दिख रहा है क्या, कोई बोलेंगे नहीं नहीं, नहीं दिख रहा सर, मजा नहीं आ रहा। कुछ लोग हाँ सर एकदम साफ दिख रहा है सर, क्या दिक्कत है ना। तो देखने वाले की नजर पे यार, ऐसे मान लो कि टेट्राहेड्रॉन बना है, और इस वजह से मैं ये बोल रहा हूं कि जो आपका लिगेंड है वो कहां से अप्रोच कर रहा है? लिगेंड अप्रोच कर रहा है सर ऑल्टरनेट कॉर्नर से। कहां से अप्रोच कर रहा है? ऑल्टरनेट कॉर्नर से। ठीक है सर, आपने मान लिया तो, आपने कह दिया तो हमने मान लिया, ठीक है। अच्छा, मुझे तुम एक चीज और बताओ, ये जो डायरेक्शन, अगर मान लो ये जो एक्सिस ए है ना, अगर मैं इसको ए मान लूं, है ना, इसकी जो सारी जितनी भी एज लेंथ्स हैं, अगर सारी एज लेंथ ए है, तो इस कॉर्नर से ये जो एज का सेंटर है वो कितनी दूर पे होगा? सर वो होगा a/2 डिस्टेंस पे। सर ये तो मतलब इतना तो मैथ्स मुझे आता है सर, है ना। तो आप ऐसे कह सकते हो डिस्टेंस ऑफ एज सेंटर फ्रॉम कॉर्नर वो कितनी है? कॉर्नर से एज सेंटर का डिस्टेंस कितना है? सर a/2 होगा, ऑब्वियस है ना, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस अगर a है तो ये कितना होगा? आधा इसका, a/2 होगा सर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि डिस्टेंस ऑफ फेस सेंटर फ्रॉम कॉर्नर कितना होगा? ये कौन बता सकता है मुझे? फेस सेंटर का डिस्टेंस, जैसे मान लो ये कॉर्नर है और ये फेस है, तो इसका डिस्टेंस यहां से कितना होगा? ये मुझे कौन बता सकता है? यस बेटा बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा? हाँ बेटा, ये लिखना है, सब कुछ लिखना है ना। देखो मैं आपको चाहता तो मैं डायरेक्ट स्प्लिटिंग करके बता सकता था, है ना, लेकिन फिर वही है, तुम्हें थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो मैं तुम्हें सेटिस्फेक्शन दिखवा लेता। a√2 सारे लोग मानते हैं ना बेटा, ये सबको मानना पड़ेगा। क्या a√2 सारे लोग मानते हैं? पक्का? मजा भाई, मजा ही आ गया, मतलब है, मजा ही आ गया। नहीं सर, a√2 बेटा गलत है। a√2 बेटा पूरे डायगोनल का लेंथ है, ये पूरी लेंथ है, यहां से लेके यहां तक, ये है √2a डिस्टेंस, ये तो उसका आधा है ना सर, तो ये √2a का आधा है सर। सर ये कितना डिस्टेंस है? a/√2, ये डिस्टेंस है सर। आप समझ रहे हो शायद मेरी बात को, ये आधा है सर उसका। अरे सर ये कैसी बात होगी? मैंने कहा यार देख, इतना तो यार, इतनी मैथ्स तुझे आनी चाहिए। ये वाला और ये वाला, इसके बीच एंगल कितना है? 90 का, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये वाली डिस्टेंस ए, ये वाली ए, तो पाइथागोरस लगा दे, a² + a², उसका अंडर रूट यहां से यहां के बराबर होगा। तो ये जो डिस्टेंस आएगी, दो डायगोनल, ये इसको मैं फेस डायगोनल बोलूंगा, ये जो फेस डायगोनल है इसकी लेंथ आएगी √2a, लेकिन ये तो आधे में है ना, तो √2a/2। मेरी बात समझ गए हो शायद आप लोग? √2a/2, यस। तो सर ये डिस्टेंस कितना हो गया? a/√2 आ गया। अब मुझे तुम एक बात बताओ, कॉर्नर से कौन नजदीक है? जल्दी बताओ, कॉर्नर से कौन नजदीक है? फेस सेंटर या फिर आपका एज सेंटर, कौन नजदीक है? जल्दी बताओ। अच्छा वही बोले थे क्या तुम? मुझे लगा √2a बोला तुमने। हाँ, a/√2 तो सही है। हाँ, मुझे एक बात बताओ, कॉर्नर से कौन नजदीक है? सर कॉर्नर से आपका फेस सेंटर नजदीक है या फिर एज सेंटर नजदीक है? सर देखो ना, एक है a/2, एक है a/√2। सर ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कम है और ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है सर, क्योंकि √2a 1.414 होता है। तो सर कौन नजदीक है? सर अब की बार एज सेंटर नजदीक है सर। नजदीक कौन है? एज सेंटर। कोई बोल रहा है फेस सेंटर, कॉर्नर से फेस सेंटर नजदीक है। अबे अरे बेटा, a/√2 तो 0.5a आएगा ना। अरे यार ये 0.5a से तो ज्यादा होगा यार, कैसी बात कर रहे हो? नहीं क्या?
कौन नजदीक है? नजदीक कौन है? ये वाला नजदीक है कि नजदीक है? कौन सी वैल्यू छोटी है? अरे सर ये 0.5 है यार, ये √2 तो 1.414 उससे भी बड़ा है सर। हाँ भाई, इसमें भी अब मैं तुम्हें समझाऊं क्या? अरे सर ये नजदीक है आपका एज सेंटर। सर क्या बात कर रहे हो सर, एज सेंटर नजदीक नहीं है क्या? एज वाला नजदीक है, ठीक है सर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब तो मुझे एक बात बताओ, लास्ट क्लास में जाते जाते मैंने तुम्हें बताया था कि एक क्यूब के अंदर जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? अलोंग द फेस सेंटर्स। बोलो। और जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं? अलोंग द एज सेंटर्स। अलोंग द एज सेंटर्स यही होते हैं। और एक बात बताइए, और एक बात बताइए, आपका जो लिगेंड है उससे कौन सा ऑर्बिटल नजदीक है? सर लिगेंड से नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स नजदीक हैं। और अगर लिगेंड से नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स नजदीक हैं तो बेटा जी रिपल्शन किस पे ज्यादा लगेगा? सर रिपल्शन ज्यादा लगेगा नॉन एक्सियल ऑर्बिटल से। लिगेंड किसको ज्यादा रिपेल करेगा? जिससे दूरियां कम होगी। कम दूरियां होगी तो रिपल्शन ज्यादा होगा, और अगर दूरी ज्यादा होगी तो रिपल्शन कम होगा। बोलो। अरे सर इसमें तो उल्टा हो गया सर, जज्बात पलट गया सर। अब की बार लिगेंड नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स को रिपेल कर रहा है, पिछली बार लिगेंड एक्सियल ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपेल कर रहा था। मेरी बात समझ गए क्या? ज्यादा बोलना पड़ेगा। यस। क्या मेरी बात समझ में आई? इसको बनाओ, एक बार नोट करो, है ना, इसको नोट करो और डन लिखो। फिर मैं ये वाला जो डायग्राम है, सेम डायग्राम बनेगा, क्या दिक्कत है? जो इसमें डायग्राम बनाया था ऐसा ही बनेगा, बस इसमें उल्टा हो जाएगा। dxy yz ऊपर चले जाएंगे और ये नीचे आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, ये नोट करो, देखिए फटाफट, है ना, नोट कर लो, बस नोट कर लो। समझ गए तुम लोग, मुझे पता है समझ गए। नोट कर लो, नोट कर लो। डन है, बहुत बढ़िया सर। जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। आ जाइए, फटाफट बना लेते हैं भाई, बिना किसी देरी के ना, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट बना लेते हैं सर। देखो 5 यहां बना दो, फिर उसके बाद 5 को यहां बना दो, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ा के, है ना, और फिर सर उसके बाद इनकी एनर्जी में स्प्लिटिंग कर दो। तो अब की बार 3 ऊपर और सर 2 नीचे, है ना। ये लो सर, बस मामला सेट है सर, खत्म हो गया है। अब मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया सर। ये रहे हमारे 5 ऑर्बिटल। जब हमारा मेटल कौन सी स्टेट में है? फ्री स्टेट में है। बोलिए। लिगेंड, इधर एनर्जी बढ़ रही है बेटा, इधर एनर्जी बढ़ रही है। लिगेंड ने चलना स्टार्ट किया उससे पहले ही लिगेंड के 5 मेटल के 5 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी। दिस इज योर सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड। यस, सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड। सर उसके बाद क्या होगा? इनकी एनर्जी में स्प्लिटिंग हो जाएगी सर। ये इनकी एवरेज एनर्जी है, इनकी एनर्जी बढ़ गई। किसकी बढ़ी है? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल की। और किसकी कम हुई है? एक्सियल ऑर्बिटल्स की। लो साहब, रिपल्शन अब की बार इन पे ज्यादा लग रहा था। ये कौन से ऑर्बिटल्स है? dxy, dyz और dzx। और ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं सर? dx² y² और dz²। इनके बीच ये जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट विल बी नोन एज डेल्टा टी। लिख रहा हूं बेटा मैं, डेल्टा टी लिख रहा हूं। और डेल्टा टी बोले तो ये क्या है? दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यस, इन क्या हो गया? क्या त्रुटि है बेटा? अरे भाई अब क्या त्रुटि हो गई है? अरे हाँ नीचे, ओहो, 2 ही होगा बेटा, 2 ही होगा। अच्छा ये त्रुटि हुई है क्या? मैं सोचू कुछ ज्यादा बड़ा कांड हो गया हो जैसे। ये लो, ये लो, तो त्रुटि। ठीक है बेटा, कर दिया। इसको नोट कर लो, डन है ये। नोट हो जाए तो डन लिखना, है ना, नोट हो जाए तो डन लिखना।
नोट हो जाए तो डन लिखना बेटा, फिर आगे चलते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अब ना इस चीज को ना एक और तरीके से समझाया जा सकता है। देखो, मैंने ये डिस्टेंस की टर्म्स में समझाया, मैं डिस्टेंस की टर्म्स में समझाया तुम्हें कि कौन सा किसके नजदीक है, क्या है। एक बार ना घर पे सोच के आना, है ना, ये होमवर्क में दे रहा हूं, एक बार ना घर पे सोच के आना, घर पे सोच के आना, सोचो ये हमारा मेटल है, ये लिगेंड है, और ये मेरा नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा कितना है, और ये मेरा मेटल, ये मेरा लिगेंड, और ये मेरा एक्सियल ऑर्बिटल, एक्सियल, है ना। 3D में सोचना घर बैठ के आराम से, है ना, घर बैठ के आराम से रूम का एग्जांपल लेते हुए सोचना ये वाला एंगल कितना है। मतलब लिगेंड का नॉन एक्सियल ऑर्बिटल के साथ एंगल कितना बन रहा है, और लिगेंड का एक्सियल ऑर्बिटल के साथ लिगेंड कितना बन रहा है। ये आराम से घर पे बैठना, है ना, घर पे आपका जो रूम है ना, जिस जो रूम है, उस रूम के जो कॉर्नर्स हैं, उन सारे कॉर्नर्स को मान लेना, आपके कॉर्नर्स मान लेना, है ना, जो जो भी आपको दिखाई दे रहा है, और बीच में, उस रूम के बीच में बिठा देना मेटल को, है ना, मेटल को। अब जो आपके एक्सियल ऑर्बिटल्स है वो अलोंग द फेस सेंटर से, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स आपके अलोंग द एज सेंटर से। थोड़ा सा 3D में सोचने की कोशिश करना, एकांत में सोचने की कोशिश करना, मजा आएगा, कॉन्सेप्ट भी सीखोगे। नेक्स्ट क्लास में आके मुझे बताना, है ना, कि एंगल कितना आ रहा है, और फिर उसके बाद मैं यहाँ इस चीज को एक और तरीके से भी एक्सप्लेन कर दूंगा ना। लेकिन 45 और 90 मार दूंगा मैं थप्पड़, एक बार कुछ सोचोगे भी तो सही ना। हाँ, ऐसे कुछ भी बोल दोगे, मतलब इतना आसान होता तो साला मैं तुमसे पूछता क्या ये है, फिर तो मैं खुद ही बता देता यहाँ और खत्म करता। ये है थोड़ा सोचने की है, इसलिए आराम से घर पे सोचना इसको। अब आ जाओ आप नेक्स्ट। सर ये जो स्प्लिटिंग है ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कैसे होती है सर? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। आइए हेडिंग लिख लिया आप लोग, है ना, हेडिंग लिखिए आप लोग ये वाली, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मुझे एक बात बताइए, क्या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की जो शक्ल है वो दिखने में कैसी होती है? सर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मतलब हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2, और सर यहां पर जो डी ऑर्बिटल होता था याद है कौन सा था? dx स्क्वायर वाई स्क्वायर हुआ करता था। इसका मतलब ये जो प्लेन बनेगा, जैसे मान लो ये है मेटल, है ना, और जो लिगेंड है, स्क्वायर प्लेनर ऐसा ही तो होगा, लिगेंड के ये जो चारों लिगेंड है सर एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे। ऑब्वियस है, ये वाला प्लेन कौन सा होगा बेटा, जल्दी बताओ। सर यहां पर जो डी ऑर्बिटल है वो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर यूज हो रहा है, तो सर दिखती सी बात है ये जो प्लेन होगा वो कौन सा होगा? XY प्लेन होगा। कौन सा प्लेन है बेटा? XY प्लेन है। मतलब आपका जो लिगेंड है बेटा, जल्दी से बताओ, जो आपका लिगेंड है वो कौन सी डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है? लिगेंड अप्रोचिंग फ्रॉम, मुझे बताइए लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहा है? सर देखिए लिगेंड जो है ना वो कहां से आ रहा है, अगर मैं इसको x मान लूं तो ये -x है, अगर मैं इसको y मान लूं तो ये -y है, क्योंकि ये जो मेरा प्लेन है वो XY प्लेन है। तो लिगेंड कहां से आ रहा है सर? मजा आ गया सर। सर लिगेंड आ रहा है +x -x +y और -y। मुझे एक बात बताइए, अगर लिगेंड की डायरेक्शन x और y एक्सिस है, अगर लिगेंड का डायरेक्शन x और y एक्सिस है, तो ये जो लिगेंड होगा वो कौन से ऑर्बिटल को सबसे ज्यादा रिपेल करेगा? जल्दी बताओ, कौन से ऑर्बिटल को सबसे ज्यादा रिपेल करेगा? ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिख रहा हूं मैं यहां, कौन से ऑर्बिटल को सबसे ज्यादा रिपेल करेगा? जल्दी बताइए बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, चुपचाप होके समझोगे ना, एकदम इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो मजा आएगा इसमें। कौन से? एक्सियल मत बोलो, एक्सियल मत बोलो, एक्सियल में कौन से को करेगा तुम तो मुझे ये बताओ, एक्सियल में किसको करेगा तुम तो मुझे ये बताओ। अरे एक्सियल नहीं बेटा, एक्सियल में तो dz स्क्वायर भी होता है, लेकिन लिगेंड z से थोड़ी ना आ रहा है। अरे बेटा एक्सियल में तो dz स्क्वायर भी तो होता है ना, लेकिन लिगेंड z से आ रहा है क्या? हमेशा लिगेंड z से नहीं आ रहा। तो फिर सर सबसे ज्यादा, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, आपने बहुत सारे बच्चों ने सही बोला, सबसे ज्यादा रिपेल करेगा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर को। क्यों सर? क्योंकि dx स्क्वायर वाई स्क्वायर में जो आपके मेटल के लोब्स होते हैं वो एक्स और वाई एक्सिस पे ही होते हैं, लिगेंड भी एक्स और वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो इन ऑर्बिटल्स के लिगेंड के साथ भिड़ंत जबरदस्त होगी, चारों लोब्स को गजब तरीके से रिपेल करेगा। चारों लिगेंड मिलके इस ऑर्बिटल को रिपेल करेंगे, तो इसकी जो एनर्जी है ना वो तो आसमान छू जाएगी, है ना, बहुत भयंकर आसमान में चली जाएगी एनर्जी। ठीक है सर,
अब सर सबसे ज्यादा रिपेल तो उसने डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को किया। अब मुझे बताओ किसको रिपेल करेगा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बाद किसको रिपेल करेगा? हाँ, इसमें थोड़ा समझने का है। इसके बाद किसको करेगा जल्दी बताओ? इसके बाद किसको करेगा? थोड़ा सा 3D में विजुअलाइज करना बेटा, थोड़ा सा 3D में विजुअलाइज करना। इसके बाद किसको करेगा? किसको करेगा? पक्का डी एक्स वाई तुम कह रहे हो तो लिख रहा हूं मैं। यस, सोच लो, लिख रहा हूं मैं। अरे सर इसके बाद किसको करेगा पता है क्या? सर इसके बाद करेगा डी एक्स वाई को। वाह सर मजा आ लिया। अरे डी एक्स वाई को क्यों करेगा? सर देखो ना, डी एक्स वाई को इसलिए करेगा क्योंकि तुम्हारा जो डी एक्स वाई होता है वो कहां होता है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सर डी एक्स वाई में जो लोब्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, लिगेंड इधर से आ रहा है, लोब यहां 45 डिग्री का एंगल है सर, सेम प्लेन 45 डिग्री का एंगल सेम प्लेन से। देखो ना, एक ही प्लेन के अंदर है लोब्स और उसी में आपका लिगेंड आ रहा है, लेकिन सर 45 डिग्री के एंगल पे आ रहा है। लेकिन सर ठीक है, वो एंगल जो है सर वो 45 डिग्री है, लेकिन सेम उसमें आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, ये भी तेरी बात मान ली। यहां तक तो सारा बच्चा समझ जाता है। तुम तो ये बताओ डी एक्स वाई के बाद किसको रिपेल करेगा? तुम तो ये बता दो, डी एक्स वाई के बाद किसको रिपेल करेगा? डी एक्स वाई के बाद किसका नंबर आएगा? तुम तो ये बता दो। डी एक्स वाई के बाद किसका नंबर आएगा? तुम तो ये बता दो। मैं तुमसे ये जानना चाह रहा हूं, डी एक्स वाई के बाद किसका नंबर आएगा बेटा? जल्दी बोलो। बस यहीं पर दुनिया निपट जाती है, यहीं पर दुनिया निपट जाती है। बच्चे ये बोलते हैं कि सर डी वाई जेड और डी जेड एक्स को करेगा सर, जबकि ये गलत है। इसके बाद पता है किसको रिपेल करेगा? ये रिपेल करेगा सर डी जेड स्क्वायर को, और उसके बाद डी वाई जेड और डी जेड एक्स को सेम तरीके से करेगा। बस ये वाली चीज समझने की है, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है भाई, खत्म हो गया मामला। अब आप में से कई लोगों को लगेगा साहब डी जेड स्क्वायर को क्यों करेगा? यहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस पे है। बच्चे को यही रहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे। अरे मैंने कहा तू एक चीज को भूल रहा है भाई, तेरा ये तो जेड एक्सिस है, मान लिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस पे तो है ही, लेकिन तू खुद सोचना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके चारों तरफ एक सर्कुलर रिंग में भी तो प्रेजेंट होती है, और ये जो रिंग होती है ये कौन से प्लेन में होती है? अरे सर ये तो एक्स वाई प्लेन में है। ये रिंग कौन से प्लेन में होती थी? अरे ये रिंग कौन से प्लेन में होती थी? ये रिंग तो एक्स वाई प्लेन में ना महाराज। कोई बोल ही नहीं रहा यार। अरे ये वाले जो लोब्स हैं ये तो जेड एक्सिस पे हैं, लेकिन ऐसे हैं, सोचो लोब्स, ये तुम्हारी जेड एक्सिस है, ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, लेकिन जो रिंग है वो यहां होती थी। तो ये वाला कौन सा प्लेन है? अरे सर ये तो एक्स वाई प्लेन है, और आपका जो लिगेंड है वो भी कहां है? एक्स वाई प्लेन में ही है। इस वजह से सर, इस वजह से रिपल्शन डी एक्स वाई पे लगेगा, सॉरी डी जेड स्क्वायर पे लगेगा। मेरी बात समझ गए क्या तुम लोग? अब समझ में आया। तो सर इन पे क्यों नहीं लग रहा? डी वाई जेड और डी जेड एक्स पे क्यों नहीं लग रहा? सर यहां क्या दिक्कत है? मैंने कहा देख दिक्कत कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा 3D में सोचने की कोशिश कर। डी वाई जेड दे, तेरा ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सर देखो लिगेंड आपका वाई से आ रहा है और एक्स से आ रहा है। सर दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि डी वाई जेड के जो लोब्स हैं वो कौन से प्लेन में है? सर ये तो वाई जेड प्लेन में है। ये प्लेन कौन सा? वाई जेड प्लेन है। और हमारा जो लिगेंड है वो कहां से आ रहा है? एक्स और वाई से। वहां पर बात हो रही है एक्स वाई प्लेन की। ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन। एंगल 45 डिग्री है मान लो, लेकिन सर प्लेन डिफरेंट हो गया ना। तुम समझ ही नहीं रहे हो मेरी बात को। अरे भैया ये जो लिगेंड्स है वो कहां से आ रहे हैं? एक्स और वाई एक्सिस से आ रहे हैं। मतलब लिगेंड्स कहां है? एक्स वाई प्लेन में। यस, और ये जो डी वाई जेड प्लेन है इसके लोब्स कहां है? सर ये वाई जेड प्लेन में। तो दो प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए ना बेटा। यस, वैसे ही जो डी जेड एक्स है उसमें भी जो लोब्स है कौन से प्लेन में? एक्स जेड प्लेन में है। और लिगेंड कहां से आ रहा है? एक्स वाई प्लेन से। वो भी परपेंडिकुलर हो गए, 90 डिग्री के एंगल पे हो गए। मेरी बात समझ चुके हो शायद भाई। जिसको थोड़ी बहुत मैथ्स आती है ना, ये केमिस्ट्री है ही नहीं। मैं बता रहा हूं ये केमिस्ट्री है ही नहीं, ये मैथ्स है। जिसको थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आती है, जिसको ये पता है कि एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वो कर लेगा, खत्म। ये बहुत सिंपल चीज है यार। अरे कोई बोल ही नहीं रहा दादा, समझ में आ रहा है क्या? यस यार दादा, हाँ ना बोलो ना। समझ गया क्या? पक्का क्या? सर डी जेड स्क्वायर के अंदर ये जो आपकी रिंग है सर, ये एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है सर, एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है। और जो हमारे लिगेंड है वो भी एक्स और वाई एक्सिस से ही आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सर यहां रिपल्शन ज्यादा होगा।
सर ये जो डी वाई जेड है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाई जेड प्लेन में प्रेजेंट है और हमारे लिगेंड एक्स और वाई एक्सिस से आ रहे हैं, तो सर इसके कंपैरिजन में रिपल्शन कम होगा, कॉमन सेंस है सर, क्योंकि यहां एंगल जो लिगेंड का जो प्लेन है और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्बिटल वाली वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे है, तो सर डिस्टेंस बढ़ गई और डिस्टेंस बढ़ गई इस वजह से रिपल्शन कम हो गया। सर मेरी बात समझ रहे हो? यस, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर, आ जाओ, बस यही था, यही समझना था। ये अगर आपको ऑर्डर ऑफ एनर्जी पता लग गया तो फिर तो खत्म हो गया। आ जाइए, यहां लिखिए आप लोग, यहां लिखिए आपका फ्री फ्री, ये वाले फ्री वाले हैं, और इसके बाद ये सिमेट्रिकल वाले हैं, और इसके बाद आइए आप, यहां जाके थोड़ा सा लफड़ा होगा। यहां पर 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5। जो हमारा मेटल है वो कौन सी स्टेट में बेटा? फ्री स्टेट में है, ठीक है। यहां जो एनर्जी है वो बढ़ रही है सर, बहुत बढ़िया। और सर ये सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड में है ना, इन पांचों की एनर्जी 1 2 3 4 5, ये सर हमारा सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड है, बहुत ही बढ़िया, सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड है ना सर। अब देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी बढ़ी थी सर? सबसे ज्यादा एनर्जी बढ़ी थी, ये देखिए सर, डी जेड स्क्वायर की, नहीं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की सर। फिर इसके बाद किसकी एनर्जी आई थी सर? फिर इसके बाद आई थी डी एक्स वाई की। फिर कौन आया था बेटा? फिर उसके बाद आया था डी जेड स्क्वायर। और सबसे कम कौन आया था सर? सबसे कम एनर्जी होती है डी एक्स वाई, सॉरी डी वाई जेड और डी जेड एक्स की, क्योंकि यहां पर रिपल्शन सबसे कम लगेगा। मेरी बात आप लोग समझ चुके हो शायद। यस, तो बेटा ये वाली जो, अगर मैं मान लो इस वाली स्प्लिटिंग को डेल्टा 1 बोल दूं, इन दोनों के बीच डिस्टेंस को डेल्टा 2 बोल दूं, और इनके बीच डिस्टेंस को डेल्टा 3 बोल दूं, तो यहां से लेके यहां तक ये जो टोटल स्प्लिटिंग है इसको मैं बोलूंगा डेल्टा एसपी, है ना। इसको क्या नाम दिया जाएगा बेटा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यस, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यस, और मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो डेल्टा एसपी है, टोटल डेल्टा एसपी जो है वो किसके इक्वल है बेटा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 के इक्वल है। अरे दादा समझो, मेरी बात समझ में आ रही है? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में कौन ज्यादा होगा? इसका ऑर्डर आप बता सकते हो क्या? कहां पर स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी? कहां पर एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा होगा? बेटा जिसको 3D में देखना है ना वो जाके देख ले, कहीं नेट पे जहां दिख रहा हो उसको वहां जाके देख ले, है ना। मेरे पास कोई 3D वीडी नहीं है ना, मेरे पास ये है जो मैं समझा रहा हूं ये समझ लो, इतना सारा मेहनत करके मैं तुम्हें समझा रहा हूं। जब एग्जाम में कल को बैठोगे ना तो 3D मॉडल नहीं होगा तुम्हारे सामने सिर्फ अपना दिमाग होगा, और इस दिमाग से सोचोगे ना तभी चीज समझ में आएगी, है ना। 3D मॉडल से ठीक है, यहां तुम्हें एक बार के लगेगा हाँ मजा आ गया, लेकिन ऐसी चीज इतनी कॉम्प्लिकेट है ही नहीं कि मैं उसके लिए पहले मॉडल ढूंढूं फिर मैं यहां लेके आऊं और फिर उसको समझाऊं, जब दिख रहा है सामने। यस सर, यहां देखिए ये वाला जो ऑर्डर होता है वो ये होता है सर, फर्स्ट वाले में जो स्प्लिटिंग होती है सबसे ज्यादा होती है। उसका रीजन भी है बिकॉज सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन फील करेगा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रिपल्शन फील करेगा, इस वजह से इसकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा होगी। डी एक्स वाई में तो इसके कंपैरिजन में बहुत कम रिपल्शन लगेगा, क्योंकि वहां तो एंगल आ गया 45 डिग्री का, और यहां तो 0 डिग्री का एंगल है, यहां 45 डिग्री का। इस वजह से ये वाली स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, और फिर उसके बाद तो स्प्लिटिंग धीरे धीरे कमी हो रही है, रिपल्शन कमी होता जा रहा है। मेरी बात शायद आप लोग समझ रहे हो? यस, अरे बेटा बोलना पड़ेगा, डन है क्या? पक्का? बस ये था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। और ये जो चीज होगी यही सबसे ज्यादा काम में आएगी जब हम लोग अभी थोड़ी देर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये तो मैंने करवा दिया तीनों। अब आ जाओ आप रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। बेटा ये जो रिलेशन होती है स्प्लिटिंग एनर्जीज के बीच, ये इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन ठीक है इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताओ, क्या लगता है तुम्हें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में से कहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा रही होगी? कहां पर स्प्लिटिंग ज्यादा हुई होगी? क्या लगता है तुम्हें? बेटा 5 के लिए नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में पढ़ना है ना, सबके लिए नहीं पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 भी होता है, 5 भी होता है, फिर 3 भी होता है, फिर 2 भी होता है ना, तो ये हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, इतना हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ना। हाँ, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आपको क्या लगता है कौन से कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ऑक्टाहेड्रल में कि टेट्राहेड्रल में?
आपका दिल क्या कहता है? अरे सर, अरे सर, टेट्राहेड्रल वाले तो नीरे, मतलब मैं क्या बताऊं। अरे बेटा, टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है ना, सुनो, वो 4/9 टाइम्स होती है ऑक्टाहेड्रल के कंपेरिजन, इतनी कम होती है। देख रहे हो तुम, इतनी कम होती है टेट्राहेड्रल में। अरे सर ऐसा क्यों होता है, सर ऐसा क्यों होता है? अरे मैंने कहा यार तू कैसी बात कर रहा है। टेट्राहेड्रल जो है ना तेरा, टेट्राहेड्रल के अंदर एक तो लिगेंड है 4। यस, अरे मेरे भाई, टेट्राहेड्रल के अंदर जो स्प्लिटिंग करने वाले लिगेंड है वो कितने हैं? 4 हैं। और ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग करने वाले लिगेंड है वो कितने हैं? सर वो 6 है सर। अरे तो भैया जी, यहां लिगेंड ही ज्यादा है स्प्लिटिंग करने वाले, दिखती सी बात है, यहां पर रिपल्शन ज्यादा लगेगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। एक और रीजन सर, टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड आता है, लिगेंड की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस नहीं होती। लिगेंड जो कभी अलोंग द एक्सिस नहीं आता, लेकिन सर ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड है वो अलोंग द एक्सिस आता है, और कुछ ऑर्बिटल्स बिल्कुल उसके सामने मिलते हैं। लेकिन जब आप लोग टेट्राहेड्रल की बात करते हैं ना, उसमें से देखो, टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल के अंदर कभी भी लिगेंड और ऑर्बिटल बिल्कुल आमने सामने नहीं आ रहे, किसी ना किसी एंगल पे आ रहे हैं। नहीं मानो तो मैं बता देता हूं, अभी समझा देता हूं। देखो, लिगेंड और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल के बीच भी एक एंगल होगा, लिगेंड और एक्सियल ऑर्बिटल के बीच भी एक एंगल होगा, और ये एंगल 0 डिग्री नहीं होगा। तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल के अंदर कभी भी आमने सामने की भिड़ंत नहीं हो रही। आमने सामने की भिड़ंत नहीं हो रही तो रिपल्शन कम है। सोचो, आपका लिगेंड इस डायरेक्शन से आ रहा है और ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में किसी एक एंगल से है, तो रिपल्शन कम है। लेकिन सर टेट्राहेड्रल है, जो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में तो लिगेंड यहां से और ऑर्बिटल यहां पे, आमने सामने की भिड़ंत हो रही है सर। इस वजह से रिपल्शन भी कहां पर ज्यादा लगेगा? ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा लगेगा, और स्प्लिटिंग भी ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया सर, है ना। तो ये रीजन है ना, ये रीजन है, इसकी वजह से हमारा जो टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग है वो कम होती है। यस, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताओ, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में क्या लगता है आपको? यस मुन्ना, आपको क्या लगता है ऑक्टाहेड्रल? अरे देखो ना यार, इसका क्या प्रूफ लेना है तुम्हें? प्रूफ बताओ, प्रूफ बताओ। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, इनमें देखो लिगेंड का कितना इफेक्ट है? 4/6, मतलब 2/3। मतलब टेट्राहेड्रल में 2/3 टाइम्स लिगेंड कम है ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में। तो जो 4/9 है ना, उसमें जो 2/3 का फैक्टर है वो तो किसका है? लिगेंड का इफेक्ट है। और जो 2/3 जो इफेक्ट है वो किसका है? डायरेक्शन का इफेक्ट है। दोनों मिला के कितना हो गया? 4/9। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो डेल्टा एसपी होता है ना, 1.3 टाइम्स होता है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब ये हो गया सर इसका मतलब तो ये हो गया, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होती है एसपी, फिर उसके बाद ऑक्टाहेड्रल, और फिर उसके बाद टेट्राहेड्रल। अब जैसे ये चीज सुनता है ना बच्चा, उसके उसके ना मतलब एकदम से शरीर में चींटियां दौड़ने लगती हैं। क्या होने लगता है? चींटियां दौड़ने लगती है। उसको लगता है ये कैसे हो गया? अभी तो बोल रहे थे टेट्राहेड्रल में लिगेंड कम है तो स्प्लिटिंग कम होगी। अरे तो भाई साहब, स्क्वायर प्लेनर में भी तो लिगेंड कम है, फिर उसमें स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा क्यों हो गई? है ना? आ रहा है ना तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन? नहीं नहीं, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन ये वाला। आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, तुम बताओ। मैं बताता हूं, आओ आओ। उसका रीजन है ये वाला, उसका रीजन ये वाला, x² y²। सर यहां दिक्कत पता है क्या हो रही है? ये जो d² है ना सर, ये पगला गया सर बेचारा। क्यों? एक ऑर्बिटल है जिसके 4 लोब्स हैं, और इसको रिपेल 4 लिगेंड मिलके कर रहे हैं। सर 4 लिगेंड एक ही ऑर्बिटल के लोब्स के लोग आ चुके हैं। इस वजह से सर ये जो dx² y² है ना बेचारा, इस पे भयंकर रिपल्शन लग रहा है। तो वही बात हो गई, एक बंदे को मिलके 4 कूट रहे हैं।
दे थप्पड़, समझ ही नहीं आ रहा साला किधर से थप्पड़ लग रहा है ना। ये वही बात होगी सर ये बिल्कुल पगला जाएगा। dx स्क्वायर वाई स्क्वायर को समझ ही नहीं आ रहा कि एक लिगेंड है, 4 लोब्स और चारों लिगेंड उस पर लगे पड़े हैं। तो ये क्या करेंगे ना, इस dx स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे और इसी वजह से जो टोटल एनर्जी का गैप होगा ना वो इसमें बहुत ज्यादा आ जाएगा। ऐसा कहीं पर भी ऑक्टाहेड्रल में नहीं हो रहा। भले ही इसमें नंबर ऑफ लिगेंड कम है लेकिन भैया असरदार है, नंबर में कम है, क्वालिटी खतरनाक है, क्वांटिटी भले ही कम हो। मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? यार कोई बोल ही नहीं रहा। यस बस बस हमला अचानक हुआ था, ठीक है। अचानक हुआ था तो अचानक मान लो, कह रहा हमला अचानक हुआ था, ठीक है। समझ गए ना। बस अल्टीमेटली बात यह है कि तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। समझा, मैंने दिया सारा सब कुछ, लेकिन ये समझाई हुई चीज ना, मैं बता रहा हूं, ये चीज तो तुम्हें याद रहे ना रहे, ये ऑर्डर तुम्हें हमेशा याद रहेगा, है ना, ये जरूरी है, ठीक है। ये नोट कर लो, एक बार हो जाए तो डन लिख दो, फिर चलते हैं आगे, है ना, फिर उसके बाद चलते हैं आगे, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। हो गया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। आगे आइए सर। अब एक बात बताओ, ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सर क्या कोई ऐसे फैक्टर भी हैं जिससे ये पता लग सके? देखो अभी तक तो हमने जो फैक्टर देखा है ना, हमने जो फैक्टर देखा है वो सिर्फ और सिर्फ लिगेंड का इफेक्ट देखा है कि डायरेक्शन देखिए लिगेंड कहां से आ रहा है, कहां से कैसे आ रहा है, उसके बेसिस पे हमने स्प्लिटिंग को समझाने की कोशिश करी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक ही इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं होता कि जिसकी वजह से स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी कम होगी, है ना। सिर्फ एक फैक्टर से नहीं पता लगता, है ना। कोई भी एक सिंगल फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से आप बता सको कि ये एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी। सर ऐसे देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो डिपेंड करते हैं, जिसके ऊपर आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करती है। और उसमें सबसे जो पहला फैक्टर है वो है डिस्टेंस बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल। अब तुम मुझे खुद बताओ यार, है ना, अब तुम इतने तो समझदार तुम खुद हो, ये है मेटल, है ना, मेटल का फील्ड ऑर्बिटल, और इधर से आ रहा है लिगेंड। लिगेंड भी क्या लेके आ रहा है? लिगेंड भी अपने पास इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। तो मुझे एक बात बता, ये डिस्टेंस मेटल और लिगेंड के बीच जितनी कम होगी, क्या इनमें रिपल्शन उतना ज्यादा होगा? और मेरे भाई अगर रिपल्शन ज्यादा लगेगा मेटल और लिगेंड के बीच, तो सर स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी। सर रिपल्शन जितना ज्यादा, एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, रिपल्शन उतना ज्यादा होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं क्या बेटा? यस, क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। बस तो ये लिख लो बेटा, ये जो डिस्टेंस है वो जितनी कम होगी रिपल्शन उतना ज्यादा लगेगा और स्प्लिटिंग उतनी ही ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। नोट कीजिए इसको, है ना, नोट कीजिए उसको। हो जाए, चलते हैं आगे। यस हो जाएगा तो डन लिखिए, फिर आगे चलते हैं। ये सबसे पहला फैक्टर है जो स्प्लिटिंग एनर्जी को डिफाइन करता है ना, जो स्प्लिटिंग एनर्जी को डिफाइन करता है। यस हो गया मेरे हिसाब से। इसके बाद सर, इसके बाद जो अगला फैक्टर है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अरे भाई साहब, अरे बेटा ये नाम सुना सुना लग रहा है क्या तुम्हारा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नाम सुने सुने लग रहे हो या नहीं? बोलो ना, या बहुत दिनों बाद सुना है सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? नाम सुना है ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सारे फैक्टर को कंसिडर करने के बाद, रिपल्शन, अट्रैक्शन, सब कुछ कंसिडर करने के बाद, जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस का, जितना नेट अट्रैक्शन फील करता है, दैट इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आप लोग जेड इफेक्टिव बोलते थे, जेड माइनस सिग्मा से आप लोग पढ़ते थे। तो क्या लगता है आपको, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? आपका दिल क्या कह रहा है?
अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो मुझे एक बात बताइए, मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो आपका मेटल है, उसका जो न्यूक्लियस है, उसका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर होल्ड ज्यादा है, मैं ऐसे कह सकता हूं क्या? सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और किसके साथ बढ़ता है? सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड के साथ बढ़ता है, जेड के साथ भी बढ़ता है। जेड इफेक्टिव जो होता है वो जेड माइनस सिग्मा होता है। मतलब अगर आपका मेटल के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है ना, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है मेटल के पास, जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, मैं कहता हूं उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा हो सकता है ना, एक कंडीशन में। लेफ्ट टू राइट जाने पर हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो सर अगर मेटल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज्यादा है। और अगर वो अट्रैक्शन ज्यादा फील करवाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा है, न्यूक्लियस जो है उसका नेट अट्रैक्शन वो ज्यादा फील कर पा रहा है, तो क्या लगता है वो मेटल के न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मैं ऐसे कह सकता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, तो क्या लगता है लिगेंड का मेटल तक अप्रोच कर पाना आसान है कि मुश्किल है? लिगेंड का मेटल तक अप्रोच कर पाना आसान है कि मुश्किल है? अरे सर अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब जो आपका मेटल होगा, वो जो आपका लिगेंड होगा, वो मेटल के ज्यादा नजदीक तक पहुंच पाएगा। क्योंकि जो आपका मेटल है, आपने कहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं उसका जेड ज्यादा। यस, एक बार के लिए आप जेड से कंपेयर करके देखो, अगर आपका जेड ज्यादा मतलब न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन ज्यादा, प्रोटॉन ज्यादा है तो जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और जो मेटल होगा, लिगेंड होगा, वो मेटल की तरफ ज्यादा नजदीक पहुंच पाएगा। यस, और अगर आपका लिगेंड मेटल के ज्यादा नजदीक आएगा तो मेटल के जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ उस लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल्स का रिपल्शन ज्यादा लगेगा, और उसकी वजह से जो स्प्लिटिंग होगी वो भी ज्यादा होगी। यस, ठीक है साहब, इसका मतलब ये हो गया अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो सर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी। मेटल का जेड इफेक्टिव ज्यादा होने का मतलब सीधी सी बात है, वो लिगेंड को अपनी तरफ ज्यादा बुलाने की कोशिश करेगा। आजा भाई, और जितना मेटल के नजदीक आएगा लिगेंड, मेटल के फील्ड ऑर्बिटल्स और लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल्स के बीच रिपल्शन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, जैसे मान लो अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि ये लिखा है क्रोमियम 2+ है ना, Cr Mn FeCO Ni, आप 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, मुझे एक बात बताइए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, जल्दी बताओ। जब आप 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या लगता है आपको? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा? पढ़ा है ना तुम लोगों ने अब यार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कैलकुलेशन वापस। हाँ सर, एक पीरियड में सर जनरली ऐसा होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। सर सबसे पहली चीज आपको यह पता लग गई कि एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ठीक है सर, और अगर बढ़ेगा इसका मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए सर। ठीक बात है सर, ये तो मैं समझ में आ गया। अब मुझे एक चीज और बताओ, आप लोगों ने यह भी पढ़ा है, मान लो एक एलिमेंट है 3D सीरीज का, एक है 4D सीरीज का, और एक है 5D सीरीज के एलिमेंट्स, एक पर्टिकुलर ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर क्या होगा? 3D 4D और 5D सीरीज में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट में जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे क्या फर्क पड़ता है? किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होगा 3D 4D और 5D में? 3D 4D और 5D में किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा? डिक्रीज करेगा। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जेड इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है वो होता है 3D में सबसे कम, फिर उसके बाद 4D और फिर उसके बाद 5D। डाउन द ग्रुप जाने पर 3D 4D 5D में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है।
क्योंकि जो अंदर वाले डी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाहर वाले डी इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने से मना कर देते हैं, और अगर अंदर वाले डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने से मना कर देंगे, तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और अगर अट्रैक्शन बढ़ गया इसका मतलब सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया सर। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और ये सारी कहानी तुम लोग वहां पर पढ़ते थे। यस, अगर ऐसा है सर जेड इफेक्टिव का वैल्यू अगर डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ रहा है, इसका मतलब सर इफेक्टिव ये जो हमारा डेल्टा का वैल्यू होगा सर ये भी बढ़ेगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू भी आप इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हो, है ना, क्योंकि आपने यहां लिख रखा है। एग्जांपल देता हूं भी, हाँ, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से ऐसा होगा। और ये जो आपकी पीरियोडिक टेबल है ना, डी एंड एफ ब्लॉक में जो मैक्सिमम जो एक्सेप्शंस आते हैं वो पुअर शील्डिंग और डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना, डी एंड एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा एक्सेप्शन होने का जो रीजन है वो यही वाला होता है ना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसको आप लोग कहते हो पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, ये वाला नोट करो बेटा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हो गया, डन है। यस, अरे बेटा वो तो 4D और 5D की साइज लगभग बराबर होती थी, वो आप साइज का बोल रहे हो, है ना। कोई बोल रहा है सर 4D और 5D लगभग बराबर, वो साइज बराबर होती थी, है ना, साइज बराबर होती थी। ठीक है साहब, आइए आइए आइए। तो यहां पर आप एक काम करो, है ना, मान लो मैं तुमसे ऑर्डर ऑफ डेल्टा पूछ लूं, मतलब ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी पूछ लूं, किस किस के बीच। सबसे पहले मान लो मैंने लिखा है आपके सामने, एक लिख दिया मैंने NiCl4 2 माइनस, PdCl4 2 माइनस, और एक लिख दिया मैंने, ये बेटा क्वेश्चन ही हैं। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि साहब आप क्वेश्चन नहीं करवा रहे, ये अपने आप में क्वेश्चन ही हैं जो मैं करवा रहा हूं, ठीक है। और फिर उसके बाद मान लो एक मैंने ऐसे लिख दिया Fe H2O6 2 प्लस Fe नहीं CO H2O6 2 प्लस। इसमें आपको डेल्टा का ऑर्डर बताना है, जल्दी बताइए, दोनों में बताइए बेटा, दोनों में आपको डेल्टा का ऑर्डर बताना है ना। और आप लोग चाहो तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सच। FeNS3 3 प्लस और CuNS3 3 प्लस। हो गया क्या? हो गया पक्का? यस। अरे सर देखो बाकी सब कुछ सेम है, देखो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +2 है, पैलेडियम भी +2 है और प्लेटिनम भी +2 है ना, हर जगह हमारा निकल पैलेडियम और +2 इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। और सर देखो लिगेंड भी सेम है, लेकिन सर देखो निकल जो है ना हमारा ये 3D सीरीज का एलिमेंट है सर जो पैलेडियम है ना ये 4D सीरीज का एलिमेंट है, इसी वजह से मैंने आपको 3D 4D 5D सीरीज एलिमेंट्स लिखा दिए थे। और जो प्लेटिनम है ना सर वो 5D सीरीज का एलिमेंट्स है। और अभी आपने बोला कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता है, और अगर डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ेगा इसका मतलब जो डेल्टा का वैल्यू है वो भी डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ेगा। इनमें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर Fe+2 है और यहां पर कोबाल्ट भी +2 है। अभी आपने बोला कि Fe और CO में से लेफ्ट टू राइट जाने पर सर Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो डेल्टा का वैल्यू भी बढ़ेगा। अगर डेल्टा वैल्यू यहां बढ़ेगा तो डेल्टा का वैल्यू यहां पर भी बढ़ेगा। बोलिए क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस बेटा बोलना पड़ेगा, और अगर आप लोग लिख लिए हो तो डन लिखना पड़ेगा, है ना। ये वाला थोड़ा सा एग्जांपल को ध्यान रखना आपको, है ना, ऊपर वाले का ये तो सबको पता लग जाता है ना, कि लिगेंड जो है उसका कोई इफेक्ट हो नहीं रहा और ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ रहा है किसका? सेंट्रल मेटल का। सेंट्रल मेटल का Z इफेक्टिव बढ़ेगा, इसका मतलब सर इफेक्ट आपका जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। यस डन है पक्का? वेरी गुड सर, बहुत ही बढ़िया। तो इसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं और अगले इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, और जो अगला इफेक्ट है वो है सर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। अरे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, अरे सर एक बात बताइए, आप एक बात बताओ सर, मेटल पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। मेटल पे जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब मेटल उतना ही इलेक्ट्रॉन का भूखा है, और जितना भूखा है वो लिगेंड को उतना नजदीक अपने पास बुलाएगा,
है ना। और जितना नजदीक आएगा लिगेंड मेटल की तरफ, क्योंकि लिगेंड पे चार्ज है पार्शियल नेगेटिव, मेटल पे चार्ज है पॉजिटिव, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा लिगेंड मेटल के उतना नजदीक आ पाएगा, और जितना नजदीक आएगा सर उनके बीच स्प्लिटिंग उतनी ही ज्यादा होगी। नोट कर लो, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, है ना। यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं मेरे हिसाब से बेटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लिगेंड उतना नजदीक आएगा, और लिगेंड जितना नजदीक आएगा रिपल्शन उतना ज्यादा होगा, और रिपल्शन जितना ज्यादा होगा सर आपका डेल्टा का वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं बता दो भाई, अभी भी कोई दिक्कत हो तो अभी उसको सही कर लेते हैं। यस, नहीं है ना कोई दिक्कत इसमें? तो मान लो आपसे कोई पूछ ले कि साहब ये मैं आपके सामने दो कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, एक मैंने लिखा है FeCN6 4 माइनस, और एक लिखा है FeCN6 3 माइनस, बताइए किसमें स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी? एक ऐसे लिख दे COH2O6 2 प्लस, और एक ऐसा लिख दिया COH2O6 3 प्लस, बताइए कहां पर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी? तो मेरे हिसाब से क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है, आपको अभी बता दिया कि भैया यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो जैसे जैसे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा डेल्टा का वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा। यहां पर भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहां पर +3 है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की ज्यादा होगी तो डेल्टा का वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा। बताइए, यस डन है? ठीक है साहब, हो जाए तो डन लिखिए, फिर अगले फैक्टर के बारे में बात करते हैं, और वो आएगा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, है ना, वो होगा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। जल्दी करिए। डन? पक्का? चलें आगे? यस, चलिए सर, नेक्स्ट जो फैक्टर है बेटा, नेक्स्ट फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। लिगेंड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा समझते हो आप, कि उसकी मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर देने की, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। ये मेटल है, और ये जो लिगेंड है मेटल को उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहता है। बार बार एक ही बात आ रही है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा डोनेट करना चाहता है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके आ रहा है। डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। हर बार एक ही चीज आ रही है, रिपल्शन ज्यादा, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा। रिपल्शन कब ज्यादा होगा? जब मेटल और लिगेंड आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते होंगे, तब रिपल्शन ज्यादा होगा। मान लो दोनों के बीच कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, यार तो सर बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, कोई मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया सर। जैसे मान लो मैं आपसे एग्जांपल दे देता हूं, एक मैंने एग्जांपल ऐसे लिख दिया FeCN6 3 माइनस और 3 माइनस सॉरी, और एक लिख दिया FeH2O6 3 प्लस। बताइए कहां पर डेल्टा का जो वैल्यू है वो ज्यादा होगा? एक बार मान लो ऐसे लिख दिया क्रोमियम कौन सा लिखें? H2O6 3 प्लस Cr CN6 3 माइनस। यस, बताइए। मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए यार, इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आएगी क्या? सर यहां Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सर? +3 है, और यहां Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो सर ऑक्सीडेशन स्टेट से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सर जो Cn माइनस है, सर ये तो आपने बोला था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और सर यहां जो लिगेंड है H2O है, और H2O सर कैसा होता है? वीक फील्ड लिगेंड है। सर यहां स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा, तो इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। यहां पर भी देखिए सर H2O है, सर ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और यहां पर भी +3 है, और सर यहां जो Cn है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सर यहां पर भी सेम लॉजिक लगेगा, इसका स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा। यस, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें मेरे हिसाब से दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को, है ना। ऐसे लिख दे कोई Cr F6 3 माइनस, और एक लिख दिया Cr En 3s टाइस 3 प्लस।
सर यहां पर भी देख लीजिए क्रोमियम +3 है, यहां पर भी क्रोमियम +3 है, लेकिन सर यहां F- है, बहुत ही वीक लिगेंड है सर, और वीक लिगेंड है, यहां पर EN है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो सर यहां क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। नोट कर दीजिए सर, हो जाए तो डन लिख दीजिए, आगे चल लेंगे, है ना। और लास्ट फैक्टर के बारे में बात करेंगे, यस लास्ट फैक्टर के बारे में बात करेंगे। लास्ट फैक्टर के बारे में बात करेंगे। यस हो गया सर। जो लास्ट फैक्टर है वो कौन सा है? लास्ट फैक्टर है ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये इतना ज्यादा काम नहीं आता, है ना, ये इतना ज्यादा काम नहीं आता। ज्योमेट्री का मतलब हमने ये पढ़ा है कि जो स्क्वायर प्लेनर है उसमें ज्यादा होगी स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल में और कम होगी, और टेट्राहेड्रल में सबसे कम होगी। बस ये तो इसमें इतना ही है ना, ये वाला जो फैक्टर है वो इतना ही है। ये कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन ठीक है, वो हमने पहले भी लिख लिया, एक बार फिर लिख दिया। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि साहब जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो एक कोई सिंगल फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रही, वो क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। यस जो वापस एक बार के लिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ना, जो भी आपको फैक्टर बताए हैं एक बार फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला हमने देखा था जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ आपका स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरली बढ़ता है, और सर डाउन द ग्रुप जाने पर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप जाने पर भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो दोनों तरफ ही स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, सबसे पहली चीज। दूसरा हमने लिखा था कि भाई अगर आपका लिगेंड और मेटल के बीच दूरियां कम है, डिस्टेंस कम है, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, दूरियां कम है, डिस्टेंस कम है, रिपल्शन ज्यादा, तो इफेक्टिव आपका स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। आपके लिगेंड का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा आपका स्प्लिटिंग उतना ज्यादा होगा। आपका जो मेटल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा सर उसकी स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी। और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन एंटिटी किस तरह की है, डेल्टा एसपी सबसे ज्यादा, फिर डेल्टा और फिर डेल्टा टी। ये 4-5 फैक्टर तो है यार, यस ये 4-5 फैक्टर तो है जिनके ऊपर डिपेंड करता है आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अब बहुत बार बच्चा जो है ना वो ये कहता है, बहुत बार बच्चा ये कहता है कि साहब अगर मान लो एक से ज्यादा फैक्टर आ गए फिर क्या करें? मैंने कहा बेटा एक से ज्यादा फैक्टर आ सकता है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और भी गिवन होगी जिससे क्वेश्चन तेरा सॉल्व हो जाएगा, तो ये फैक्टर अपने दिमाग में रख। लेकिन जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि उसको पता है कि कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग है। ये आपको नहीं पता ना कि चार्ज का इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग है या फिर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा डोमिनेटिंग है। हाँ मिक्स क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, एक के पास ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा और लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग है, एक के पास ऑक्सीडेशन स्टेट कम है और लिगेंड भी वीक है, तो सर दोनों फैक्टर ये बात कह रहे हैं कि जिसकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड, उसका डेल्टा ज्यादा होगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम से ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई ये भी बता दो, ये नहीं पता लगा सकते ना। ये कुछ फैक्टर्स हैं, इसको कांस्टेंट रखो तो इसका इफेक्ट देखना है, तो उसका इफेक्ट देखना है तो बाकी चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, उससे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। आप चिंता ना करें, मैंने आज तो आपको हालांकि वो मैं नहीं दे रहा हूं, ये डीपीपी नहीं मिलेगी, लेकिन जो कल आपको डीपीपी मिलेगी उसमें इस पे ढेर सारे क्वेश्चन है ना, 10-15 क्वेश्चन मैंने उसके ऊपर डाले, ठीक है, 10-15 क्वेश्चन आपके आएंगे, तो उसके अंदर डीपीपी के अंदर तो आप सारे क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना। बहुत बढ़िया, चलिए सर, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि किसका क्या है कैसे है। अब जो तुम्हारे दिमाग में सबसे बड़ा दिक्कत था ना कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनता है, ये कैसे पता लगे, ये देखना, मतलब आपको मजा आ जाएगा, है ना, ये चीज करके मजा आ जाएगा। न्यू वॉच, न्यू नहीं है बेटा, ये तो पुरानी है, मतलब पुरानी है यार, लव यू बेटा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझ नहीं आ रही यार, कैसी बात कर रहे हो, मैंने सबसे ज्यादा दम ही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे लगाया अभी तक, है ना, और तुम कह रहे हो समझ नहीं आ रहा यार, तो गलत बात है। अब ये देखो, ये बच्चा भी कह रहा है कि स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है। यार स्प्लिटिंग एनर्जी ऐसे तो क्वेश्चन मत पूछो यार, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, है 11th में इनऑर्गेनिक में टॉप किया था। अरे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। बोर्ड एग्जाम में सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आ गया है 70%, बता। नहीं क्यों आएगा, सॉलिड स्टेट से तो हट चुका ना, सीबीएसई के सिलेबस में है ही सॉलिड स्टेट तो बेटा। लेकिन सर ऑक्सीजन +3 के साथ तो एसएफएल की तरह बिहेव करता है ना। हाँ बेटा CO3+ होता है, वो CO3+, है ना, वो CO3+ होता है, CR3+ नहीं होता। सर इट मीन सर जी मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर इज डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस से ही बाकी फैक्टर्स आ रहे हैं। देखो डिस्टेंस का तो आपको डायरेक्ट पता नहीं लगेगा ना,
आपको कैसे पता लगेगा कि लिगेंड और मेटल के बीच डिस्टेंस ज्यादा है? क्यों, तुमने झांक के देखा उस कमरे में? आपको कैसे पता लगा डिस्टेंस कहां ज्यादा और कहां कैसे? भाई आपको मतलब पता तो तभी लगेगा ना जब डिस्टेंस आप ऐसे देख के बता सकते हो, वो नहीं पता लगता। अब डिस्टेंस को हमने बाकी फैक्टर से रिलेट कर दिया कि डिस्टेंस कब ज्यादा होगी, कब कम होगी, जब आपका सेंट्रल मेटल का जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो वो लिगेंड को ज्यादा नजदीक बुला लेगा। अगर मेटल के पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तब भी लिगेंड मेटल के ज्यादा नजदीक आ जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तब भी वो मेटल के नजदीक आ जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो डिस्टेंस जो है वो एक फैक्टर है, लेकिन उस डिस्टेंस को हमने रिलेट किया बाकी फैक्टर्स के साथ। डिस्टेंस डायरेक्ट हमें देखने से नहीं पता लगती, डिस्टेंस को हम लोग रिलेट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, लिगेंड की स्ट्रेंथ के साथ, या फिर आपका जेड इफेक्टिव ऑफ मेटल के साथ। मेरी बात समझ रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं सर, मतलब कुल मिला के लिगेंड जितना ज्यादा मेटल के पास आएगा, बस ये समझ गया, एकदम फैक्ट यही है। लेकिन सर H2O तो SFL नहीं बेटा, सबके लिए नहीं करता है, सबके लिए फुल फॉर्म ऑफ डेल्टा एसपी। अरे यार ये क्या पूछ रहे हो? डेल्टा एसपी का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यार हद है यार भाई, तुम लोग कहां थे? तुम कहां थे भाई? ये मुझे लग रहा है पैराशूट है, पैराशूट। ये उड़ते हुए जा रहे थे, कहीं से एकदम से नीचे उतर गए, बोले क्या चल रहा है देख लेते हैं। ये देख, ये रहा डेल्टा एसपी, यहां लिखवा रखा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। बेटा तू ऐसे क्वेश्चन ना पूछा कर, मुझे चक्कर आने लगते हैं, मैं बता रहा हूं तुझे सही में। ये देख डेल्टा टी यहां लिखा हुआ है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऐसे क्वेश्चन ना पूछा कर, बहुत गलत है, एकदम बड़ा दुख होता है उससे। इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद तुम लास्ट में 10 स्लाइड पीछे ले जाते हो, बिल्कुल मजा नहीं आता। आओ अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और कहानी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आइए अब समझिएगा आप लोग, हाई स्पिन और लो स्पिन। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि साहब आपका जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, हमने कहा था वो पेयरिंग करवा देता है, वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा देता। रीजन क्या है? कैसे पता लगा था कि ये जो लिगेंड है वो पेयरिंग करवाएगा और ये लिगेंड नहीं करवाएगा? कैसे पता लगा था कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग वीक है? ये बताएंगे अभी। आइए सुनिएगा मेरी बात को, और एग्जाम्पल जो है ना, एग्जाम्पल मैं आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वाला ही दे देता हूं, है ना। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वाला, समझो। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? ईजी की, और T2G की कम होती है ना। और यहां पर ऑक्टाहेड्रल में ईजी की ज्यादा और T2G की कम। समझना देगा, एकदम मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ के। आओ सर, ये हमारे ईजी है और ये हमारे T2G है। ये जो केस में लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं मैं वीक फील्ड लिगेंड के लिए, और ये वाला जो केस में लिख रहा हूं बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, है ना। समझिएगा, सुनो, आपको क्या करना है, आपको पहला इलेक्ट्रॉन फिल करना है। सोचिए अगर कोई आपसे ये कह दे कि आपको डी में पहला इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो आपने क्या किया? पहला इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर दिया। सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी एनर्जी कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें जाएगा सर। अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तब भी यहां जाएगा, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करना, आप बोलोगे सर यहां जाएगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग है चाहे वो वीक है, दोनों जगह पर यहां जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन फिल करना है, सर यहां जाएगा, और सर यहां पर भी यहां जाएगा। सर 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 3 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे ना, तो तीनों इलेक्ट्रॉन तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहां पर भी T2G में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, यहां पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। दिक्कत आती है बेटा जब चौथा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। बेटा सुनो, जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, सुनिए सर, चौथे इलेक्ट्रॉन की 2 पॉसिबिलिटी है। कौन सी? पहली पॉसिबिलिटी है कि जो चौथा इलेक्ट्रॉन है सर वो ऊपर चला जाए, है ना। पहली पॉसिबिलिटी यही हो सकती है, चौथा इलेक्ट्रॉन बोलेगा यार ये साला यहां मामला सेट नहीं हो रहा, ऊपर चलते हैं। ये पहली पॉसिबिलिटी है। सर एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो यहां आ जाए, इसके साथ पेयर हो जाए। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन सर एक बात बताइए, अब आप एक बात बताइए, अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां पेयर होना है तो सर देखो, इस पे भी चार्ज नेगेटिव, इस पे भी चार्ज नेगेटिव, 2 सेम चार्ज वालों को एक छोटे से कमरे में पैक करना चाहते हो। वो बोलेंगे भाई कैसे बात कर रहा है, क्यों करना है, हम नहीं चाहते, हमारे ऊपर चार्ज सेम है, हम एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हमें एक कमरे में नहीं जाना, और वो कमरा भी इतना छोटा है, हमें नहीं जाना। आप बोलोगे नहीं जाना पड़ेगा, वो कह रहे नहीं जाएंगे, आपको जबरदस्ती भेजना पड़ेगा। और वैसे जबरदस्ती बुरी बात है, करना नहीं चाहिए,
लेकिन केमिस्ट्री में जबरदस्ती का मतलब है आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और जो एनर्जी आपने दी है इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक डिब्बे में भेजने के लिए, इनकी पेयरिंग करवाने के लिए, दैट इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी। उसको क्या बोला था? पेयरिंग एनर्जी, पीई से लिखूंगा मैं। यस, उसको बोला जाता है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग करवाने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है दैट इज नोन एज पेयरिंग एनर्जी। और पेयरिंग करवाने के लिए एनर्जी क्यों चाहिए? बिकॉज दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे एक कमरे में नहीं जाना चाहते, आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जबरदस्ती केमिस्ट्री में करने का मतलब एनर्जी देना। ठीक है सर, दोनों चलेगी, आपने एनर्जी दे दी। सर ये दो पॉसिबिलिटी है। होता क्या है, अगर आपका लिगेंड वीक है, सोचो अगर आपका लिगेंड वीक है तो ये जो डिस्टेंस होगी ये काफी कम होगी वीक के केस में। अगर ये डिस्टेंस बहुत कम है तो मुझे बताइए उस इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जेटिकली फेवरेबल कंडीशन क्या है? आपके लिए एनर्जेटिकली फेवरेबल कंडीशन क्या है? आपको लगेगा साला यहां पेयरिंग करवाने के लिए तो एनर्जी मुझे चाहिए ज्यादा, ये वाली एनर्जी का गैप है कम, तो इलेक्ट्रॉन को पेयर क्यों करवाना, इलेक्ट्रॉन को यहां भेज दो ना। दैट इज मोर एनर्जेटिकली फेवरेबल कंडीशन। आपको यहां ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, यहां कम देनी पड़ रही है, तो वही बात होगी। घर पे आपको कोई काम करवाना था, एक आपसे बोल रहा है 50 रुपए लूंगा, दूसरा कह रहा है 20 रुपए में काम चल जाएगा, तो आप तो 20 रुपए वाले पाथ पे जाओगे ना, 50 रुपए वाले पाथ पे क्यों जाओगे? आपको लगेगा कि यहां पेयर करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और ये स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, तो भैया आप इतनी एनर्जी खर्च करो ना, ज्यादा एनर्जी क्यों खर्च करोगे? तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां चला जाएगा, क्योंकि ऊपर जाना आसान है उस इलेक्ट्रॉन के लिए, यहां सर रहना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि यहां ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताऊं, जब आप वीक लिगेंड लेते हो ना बेटा, जब आप वीक लिगेंड लेते हो ना, उस वीक लिगेंड के केस में ये जो डेल्टा होता है इसकी वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है और डेल्टा की वैल्यू कम होती है। इस वजह से आपका इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होने की बजाय ऊपर चला जाता है, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो आप देखोगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, आप बोलते हो सर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, स्पिन ज्यादा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? और यहां आओ, यहां आओ बेटा, यहां आओ, इधर इधर इधर। सर हो क्या रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में? सर ये जो एनर्जी है ना ये बहुत ज्यादा है सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग करता है सर। अरे भैया अगर स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा कर रहा है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजने में तो पसीने निकल जाएंगे। इससे अच्छी बात क्या है, इलेक्ट्रॉन को बोले ये पेयर करवा दो। क्यों? क्योंकि इस केस में बेटा डेल्टा बहुत ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाना बहुत मुश्किल है सर। इस वजह से सर पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। और सर अगर पेयरिंग हो गई है तो वहां देखिए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, यहां 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, आप बोलोगे सर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है। इस वजह से पेयरिंग होती है और इस वजह से पेयरिंग नहीं होती। ऐसा कोई जो लॉजिक था वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास नहीं था। वहां तो हम लोग ये कह देते थे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करवा दो, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग मत करवाओ। उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है, वीक लिगेंड है तो ये वैल्यू छोटी है, इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि पेयरिंग में ज्यादा एनर्जी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, कोई पेयरिंग नहीं हुई। अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये एनर्जी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजने में पसीना सब कुछ निकल जाएगा, बोले मत भेजो, यही पेयर करवा दो। क्यों भेजना है ऊपर? जरूरी थोड़ी है। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड करता है, ये वीक लिगेंड करता है। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? मिल गया कि जवाब की नहीं मिला? बेटा आपको बोलना पड़ेगा जवाब मिला कि नहीं मिला। आपको जो कुछ कुछ डाउट आपके आ रहे थे, क्या वो डाउट क्लियर हुए कि नहीं हुए? मैं यहां पर पेयरिंग एनर्जी को किससे लिख रहा हूं? पी से लिख रहा हूं, है ना। पेयरिंग एनर्जीज और पी, नहीं तो बाद में कोई बोलेगा साहब ये पेयरिंग एनर्जी कहां से आ गया, ये पी कहां से आ गया, है ना। बोलिए बेटा, बोलना पड़ेगा, समझे क्या? यस। और इसी तरीके से आप बोल रहे हो सर ये सीरीज कैसे बनी, लिगेंड वाली ये सीरीज कैसे बनी थी, है ना। ये लिगेंड वाली सीरीज कैसे बनी थी सर, कि कौन सा लिगेंड वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है? ये सीरीज ऐसे ही बनी थी। आपने क्या किया कि मेटल पकड़ा और लिगेंड देखते गए। पहले आपने H2O डाला, H2O ने स्प्लिटिंग कम करी, फिर आप Cn- लेके आए, उसने स्प्लिटिंग ज्यादा कर दी, तो आपने कहा H2O वीक है, Cn- स्ट्रॉन्ग है। फिर आप CO लेके आए, उसने और ज्यादा स्प्लिटिंग कर दी, आपने कहा सर CO और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे करते करते आप एक मेटल के साथ अलग अलग लिगेंड लेके आए, सबका आपने स्प्लिटिंग एनर्जी चेक किया,
जहां पर स्प्लिटिंग एनर्जी कम थी उस स्प्लिटिंग ऑर्डर को उस लिगेंड को उन लिगेंड्स को स्प्लिटिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो जैसे जैसे आपने लिगेंड को स्प्लिटिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, इसका मतलब आपने लिगेंड की स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, वीक लिगेंड कम स्प्लिटिंग करेगा। तो जो स्प्लिटिंग कम कर रहा था वीक लिगेंड था, ज्यादा कर रहा था स्ट्रॉन्ग ला, एक सीक्वेंस बना दिया, काम खत्म हो गया। ये लॉजिक है एक्चुअल। हम लोग उसको रिलेट करते थे कि भाई जहां पर कार्बन नाइट्रोजन डोनर है वो जनरली स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में आते हैं, जहां ऑक्सीजन और वो लिगेंड होता है, हेलोजन होते हैं, वो वीक लिगेंड वाली कैटेगरी में आते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन था सिर्फ, एक्चुअल रीजन ये था। क्या मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं है? बेटा बोलना पड़ेगा, बेटा बोलना पड़ेगा आपको। आइए चले आगे चले। यस, अरे हंट्स रूल का वोलेशन कहां से हो रहा है भाई? मैं थप्पड़ मार दूं क्या तुम्हारे? हंट्स रूल का वोलेशन हो रहा है यहां, गधे हो क्या बिल्कुल ही? कैसे हो रहा है हंट्स रूल का वोलेशन? हंट्स रूल का वोलेशन तो तब होता है जब मैं इलेक्ट्रॉन को यहां पेयर करवा देता, इनमें इलेक्ट्रॉन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भेजने से पहले। हंट्स रूल यह कहता है कि जब आप डिजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भेजते हो, जब आप डिजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हो, तो पहले सारे डिजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और फिर पेयरिंग करवाई जाएगी। तो यहां सारे एक एक आपके जो ऑर्बिटल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया और फिर पेयरिंग होगी। कहां हंट्स रूल का वोलेशन हो रहा है? मैं नहीं समझ पा रहा हूं, कहां हो रहा है वोलेशन? कुछ भी पता ही नहीं है, ऐसे लिख रहे हो हंट्स रूल, नाम याद आ गया हंट्स और बोलो लिख दो सर, लिख दो कुछ भी है। बताओ हंट कहां कहां भाई? हंट्स रूल का वोलेशन कहां हो रहा है? हंट्स रूल पता भी है क्या तुम्हें क्या है? कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। अरे दादा कहां है इसमें हंट्स रूल का वोलेशन भाई? हाँ, थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ो बेटा, थोड़ा पढ़ो। ऑफबोर रूल का असर किसी का तो हो रहा है वोलेशन। अरे मुझे किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है, अगर वोलेशन हो रहा होता तो मैं तुम्हें क्यों पढ़ाता? इसका मतलब नहीं हो रहा बेटा, है ना? वोलेशन तुम कर रहे हो, पढ़ाई नहीं करोगे, वो तुम्हारे कहीं पर लफड़ा है, उसको ठीक करो। कोई वोलेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, यहाँ सब कुछ सही है ना? आओ थोड़ा और आगे चलो, थोड़ा और आगे चलो। और अब आपको याद है मैंने कुछ एक्सेप्शंस लिखवाए थे, आपको याद है क्या तुम्हें? एक्सेप्शंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कुछ कुछ याद आया क्या? हमने लिखे थे कि साहब जो NH3 होता है वो Cr2 प्लस Mn2 प्लस इनके लिए वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है, वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है, मतलब वो स्प्लिटिंग कम करता है। याद आया कुछ? सर हमने लिखा था कि CO3 प्लस और Cu2 प्लस के लिए आपका जो ऑक्सीजन डोनर है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। कुछ कुछ याद आ रहा है? अभी समझाता हूं मैं क्यों करता है ऐसा। आओ रीजन समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमने एक एक्सेप्शन लिखा था कि जो NH3 होता है बेटा वो एक वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है Cr2 प्लस Mn2 प्लस Fe2 प्लस और CO2 प्लस के लिए। अरे ये आप एक चीज बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको Cr2 प्लस Mn2 प्लस Fe2 प्लस CO2 प्लस Ni2 प्लस, ये इनमें लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे सर लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है साहब। मतलब ये वाली जो लेफ्ट साइड में जो मेटल्स आ रही है ना, ये वाली मेटल्स, इन मेटल्स का जो Z इफेक्टिव है बेटा वो कम है। और अभी हमने पढ़ा था कि जो Z इफेक्टिव होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। अगर इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो ये जो मेटल्स हैं इनको अगर आप किसी लिगेंड के साथ रखोगे ना तो साहब ये स्प्लिटिंग कम करेंगी, स्प्लिटिंग कम करेगी। तो सारा का दोहरा दोष किस पे चला गया? NH3 पे चला गया। हमने दोष दे दिया NH3 को कि साला यहां NH3 ना वीक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, इस वजह से स्प्लिटिंग कम हुई है। नहीं भाई, NH3 तो बेचारा स्ट्रॉन्ग ही था, वो बेचारा स्ट्रॉन्ग ही था। दिक्कत ये हुई कि ये जो मेटल्स थे इनका Z इफेक्टिव कम था, और जब Z इफेक्टिव कम था तो उन्होंने स्प्लिटिंग कम करी। स्प्लिटिंग कम करी तो हमें लगा कि NH3 वीक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा हो। जैसे दोष NH3 का नहीं है, ये दोष इन मेटल्स का है। क्या तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या?
क्योंकि सर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो मेटल की नेचर पे भी डिपेंड करती है। क्या तुम मेरी बात समझ गए क्या ये चीज? कोई बोल ही नहीं रहा यार भाई, बताओ। यस, बोलना पड़ेगा। तो सर इस केस में हो क्या रहा है? आपने कहा सर डेल्टा का वैल्यू कम है सर, ऑब्वियस है। अब ये डेल्टा कम NH3 की वजह से नहीं हुआ, ये डेल्टा कम इन मेटल्स की वजह से हुआ है। और अगर डेल्टा कम है इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। डेल्टा कम पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऊपर और आप बोलोगे साहब ये तो वीक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली, है ना। वो दोष किसका है? मेटल्स का है सर। अब फिर कोई बच्चा बोलेगा सर इसमें NH3 के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अभी उल्टा दिमाग मत लगाना कि NH3 के साथ ही ऐसा क्यों हुआ बट बाकी के साथ क्यों नहीं हुआ। क्योंकि NH3 स्ट्रॉन्ग वालों में भी NH3 उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब देखो वही बात है ना, 4 ताकतवर लोग हैं, माना सारे के सारे ताकतवर हैं, उनमें से भी तो कोई ताकतवर है ना। माना कि NH3 स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग है ये भी तो डिपेंड करता है ना। तो स्ट्रॉन्ग वालों में भी NH3 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके ऊपर इस चीज का इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, बाकी के ऊपर कम आ रहा है। मेरी बात शायद आप लोग समझ पा रहे हो शायद। अब ये जो इंफॉर्मेशन है मेंस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन एडवांस में इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर कोई ये बोलेगा कि साहब ठीक है, ये चीज सिर्फ 2+ के साथ ही क्यों आ रही है? आप ये क्यों कह रहे हो कि CO2+ के साथ तो NH3 वीक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, CO3+ के साथ फिर CO3+ के साथ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? मैंने कहा बे सुन, CO2+ और CO3+, यहां पर 3+ ज्यादा है तो यहां डेल्टा ज्यादा हो गया है। अभी हमने बोला था कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करती है। अगर आपने +3 कर दिया तो डेल्टा बढ़ गया, और अगर डेल्टा बढ़ गया तो आप बोलोगे साहब डेल्टा ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, अब आपका जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। वही NH3 है लेकिन गलत आदमी के साथ था तो वीक हो गया था, वही NH3 सही जगह पहुंच गया तो स्ट्रॉन्ग हो गया। फर्क पड़ता है आप किसके साथ। संगत का असर है बेटा, संगत, है ना। कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, आड़ू से आड़ू मिले दे थप्पड़ दे लात। बात यह है आप कौन सी जगह पे हो, किसके साथ, ये डिपेंड करता है बेटा। समझ रहे हो मेरी बात को? यस, आइए। तो देखो मान लो अगर तुमसे कोई ये पूछ ले, आपसे अगर ये पूछ ले कि बताओ MnH2O6 है ना, अब इसके बेसिस पे आप हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं साहब। MnH2O6 2+, बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जल्दी बताइए। आड़ू मतलब आड़ू समझते हो? आड़ू मतलब अरे वो खाने वाला आड़ू नहीं, आड़ू मतलब राजस्थानी में आड़ू बोलते हैं जो एकदम वैसा होता है ना, बेफिक्र, जिस जहां मर्जी हो जिसके थप्पड़ मार दिया, ऐसे लड़ाई झगड़ेलू, मतलब इस तरह का बंदा है ना, बेफिक्र आदमी, जहां मर्जी हो कुछ भी कर लिया, आड़ू उसको बोला जाता है ना। तो दो अगर लोग इस तरह के मिल जाएं तो या तो लात घुसे चलेंगे, दो ज्ञानी लोग मिलेंगे तो ज्ञान की बात करेंगे। जगह जरूरी है, आप कहां बैठे हो। हाँ बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ जल्दी से बेटा, जल्दी बताओ। अरे सर NH3 लिखो ना, आपने NH3 लिखवाया था, आप H2O क्यों लिख रहे हो? NH3 लिखो बेटा, यहां जल्दी से NH3 लिखो, जल्दी से NH3 बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए, जल्दी से बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जल्दी बताइए। हो गया sp3d2। अब देखो इसको उस मेथड से तो कर ही सकते थे आप, VBT वाले मेथड से तो किया ही था, लेकिन मैं चाहता हूं आप CFT वाले मेथड से करना सीखें ऐसे क्वेश्चंस को। कैसे करें सर? देखिए यहां Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जल्दी आ जाओ सर। जो Mn है वो क्या होता है सर? वो होता है Ar4s2 3d5। यस, और अगर Mn2+ कितना हो जाएगा? Mn2+ हो गया सर Ar3d5। यस सर, अभी आपने बोला था कि यहां Mn2+ है तो उसके साथ जो NH3 है सर वो किसकी तरह बिहेव करेगा? वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो सोचो ये है तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही ना। ऑक्टाहेड्रल का कैसे पता लगा सर? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इससे पता लगा।
तो मैंने क्या बनाया इसका, देखिए ये है मेरा Eg ऑर्बिटल और ये है सर मेरा T2G ऑर्बिटल। देखो ये है मेरा T2G ऑर्बिटल। तो देखिए 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, वीक फील्ड लिगेंड 1 2 3 4 5। मुझे एक बात बताइए, क्या अंदर वाला डी ऑर्बिटल आपको खाली मिलेगा क्या? सर है ही नहीं 2 डी ऑर्बिटल खाली। इसका मतलब बाहर वाले 2 डी ऑर्बिटल काम में लेने पड़ेंगे, और बाहर वाले 2 डी ऑर्बिटल मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए यहीं से आप लोग अनपेड इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। ये वाला मेथड और आसान है, इससे अगर आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तो और आसानी से निकलेगा, है ना। और ये पैरामैग्नेटिक है और ये सारा सब कुछ झंझट आप यहां से कर सकते हो। यस चलो सर बहुत ही बढ़िया। और इसके साथ आप ये भी लिख सकते हो, ये तो Cr का लिखना चाहो CrH2O6 प्लस, है ना, ये इसमें भी वही होगा, है ना। तो Mn हो गया, Cr हो गया, कोबाल्ट भी इसमें आप लोग ऐड कर सकते हो, Fe भी ऐड कर सकते हो, है ना। ये सारे इसी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। यार मैं बार बार H2O क्यों लिख रहा हूं, NH3 लिखो ना। हम लोग यहां NH3 के लिए बात कर रहे हैं। FeNH3 6 हो गया। आप किसी में भी देख लो भले, सब में ऐसा ही होगा, है ना। आप किसी में भी चेक कर लो, सब में ऐसा ही होगा कि सब में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होगा, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, क्योंकि इन सब में जो NH3 है वो NH3 बिहेव्स एज वीक फील्ड लिगेंड। इन सब में NH3 जो है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। यस आइए एक बार के लिए फिर देख लो, चलो और देख लो, है ना। वो नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और समझा देता हूं। देखो यहां पर देख लो, ये वाला देखो, है ना, इसको समझ लो। यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है बेटा। देखो क्रोमियम क्या होता है सर, क्रोमियम होता है Ar4s1 3d5। और अगर मैं क्रोमियम 2+ लिख रहा हूं, क्रोमियम 2+ का मतलब हो गया सर Ar3d4 हो जाएगा सर, है ना। ये ऐसा ही तो हो गया 3d4। अब क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो Eg ऑर्बिटल्स होते हैं dx2 y2, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है और T2G की एनर्जी कम होती है। देखिए ये रहा। यस सर आपको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। NH3 यहां पर सर वीक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 और 4 की तरह फिल करना है, मतलब 4। क्या अंदर वाले 2 डी ऑर्बिटल आपको खाली मिल पाएंगे क्या? नहीं सर, अंदर वाले 2 डी ऑर्बिटल खाली नहीं मिलेंगे। और अगर अंदर वाले 2 डी ऑर्बिटल खाली नहीं मिलेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। और सर इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 होगा। आप चाहो तो सबका निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। एक बार के लिए आप लोग घर पे कर लेना भले इनको, बेटा नोट करो। देखिए नोट हो जाए तो डन लिखो, आगे चलते हैं। बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। अभी मैं नेक्स्ट वाले जो एग्जांपल्स है वो भी बताऊंगा, नेक्स्ट वाले एक्सेप्शंस भी बताऊंगा। जल्दी करिए, जल्दी करो बेटा। हो गया, चलो जी। सर हमने एक एक्सेप्शन और लिखा था वहां पर वीबीटी में, याद है? हमने एक और एक्सेप्शन लिखा था कि जो ऑक्सीजन डोनर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। किसके लिए? CO3+ एंड Cu2+ के लिए। वैसे तो हम लोग ये बोलते हैं कि ऑक्सीजन डोनर लाइक H2O हो गया, है ना, H2O हो गया, ऑक्सलेट हो गया, ये जनरली वीक लिगेंड होते हैं। लेकिन अगर आपको इन दोनों में से कोई मिल जाएगा तो सर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। उसका रीजन भी मैं आपको बता चुका हूं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था Cr2+, Mn2+, Fe2+, CO2+, Ni2+ और Cu2+। सर हो क्या रहा है, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। यस और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इसका बहुत ज्यादा हो गया, अगर बहुत ज्यादा हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब इसका डेल्टा ज्यादा होगा। और अगर डेल्टा ज्यादा है तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो लिगेंड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आज लिगेंड का इफेक्ट नहीं है, मेटल का इफेक्ट है बेटा। लिगेंड वैसे भी वीक था, लेकिन क्योंकि आपका जो मेटल है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इस वजह से आपको लगेगा कि लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्गली तरह बिहेव कर रहा है, बिकॉज वो स्प्लिटिंग ज्यादा कर रहा है। CO3+ में भी सेम वही केस है। अभी मैंने आपको बोला था CO2+ और CO3+, जो CO3+ है उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो ये डेल्टा भी ज्यादा करेगा, है ना। डेल्टा भी CO3+ के लिए ज्यादा होगा, और इतना ज्यादा होगा कि H2O वीक होते हुए भी इसके लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। Ni+2 के लिए इसलिए नहीं क्योंकि Ni2+ के लिए फैक्टर इतना इफेक्टिव नहीं है, Ni2+ से ज्यादा है Cu2+।
ऐसे तो फिर Na2+ के लिए हो जाएगा, तो फिर बोलोगे CO2+ के लिए क्यों नहीं? फिर CO2+ के लिए हो जाएगा, तुम बोलोगे Fe2+ के लिए क्यों नहीं हुआ ऐसा? और Fe2+ के लिए होगा तो फिर बोलोगे Mn2+ के लिए क्यों नहीं हुआ ऐसा? सब पे सेम इफेक्ट थोड़ी ना होता है, इनके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में डिफरेंस है ना। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं, ये बोर्ड में नहीं है भाई, बोर्ड में नहीं है ये चीज। फटाफट से तुम तो एक काम कर दो, CO H2O6 3+, इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो, कोबाल्ट का हाइब्रिडाइजेशन बता दो जल्दी से, फटाफट कर दो ये काम, जल्दी बताओ। फटाफट फटाफट बोलो बेटा, जल्दी बताइए। जल्दी बताओ। जो मैंने मेथड बताया उससे करना है, ऐसे नहीं, मैंने जो मेथड बताया उससे करना है। सर देखो यहां कोबाल्ट, सर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है सर, जल्दी बताइए सर। कोबाल्ट वो सॉरी वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर ये होता है 4s2 और 3d8, नहीं सर 3d7 होता है सर, Fe के बाद आता है ना CO, 3d7 होता है सर। यहाँ कोबाल्ट कितना है सर, +3 में है, तो सर देखिए CO3+ क्या हो गया सर, ये हो गया 3d6। मैंने कहा ठीक है सर। यहां पर H2O किसकी तरह बिहेव कर रहा है सर, H2O बिहेव कर रहा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह। देखो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6, स्ट्रॉन्ग है तो यही आता जाएगा सर। ऊपर वाला 2D खाली है, ऊपर वाला 2D खाली है तो D2sp3, और अगर D2sp3 है N इज इक्वल टू 0, सर कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? कितना आसान हो गया, वो वाला झंझट करने की जरूरत ही नहीं, उसमें आप बनाते थे कोना डिब्बा डिब्बा, फिर ये पेयरिंग करते थे, यहीं पर पता लग रहा है सब कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यस, इनर ऑर्बिटल ऑब्वियस है, वो बार बार लिखने की जरूरत थोड़ी ना है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अंदर वाला डी ऑर्बिटल काम में आ रहा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा ही सर। यस, मान लो इसी में तुमसे ये पूछ ले COF6 3-, ये बताओ इसका क्या होगा। 3- है सॉरी, यस 3- है। तो आप बोलोगे सर देखो F- है ना, F- वीक फील्ड लिगेंड है सर, उसको आप स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते ना, वो F- वीक ही रहेगा। तो आपने CO लिखा AR 4s2 3d7, बताओ, और यहां CO3+ में है तो CO3+ कितना हो गया, AR 3d6। हमारा F- वीक फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब सर ये इजी और सर ये T2G। सर आपको कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने, 6 फिल करने, देखिए 1 2 3 4 5 और छठा यहां आएगा। सर क्या अंदर वाला डी ऑर्बिटल खाली मिलेगा, सर नहीं मिलेगा, तो बाहर वाला मिलेगा, इसका मतलब sp3d2। बताओ सर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लो जी काम खत्म हो गया। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है सर, कोई दिक्कत ही नहीं। बोलो, और सर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, बताओ सर, मिनटों में खेल हो रहा है। देखो आपको ना अभी लग सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो कि सर इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें कैसे याद रहेगी। आप बाकी सब कुछ मेथड से करो, ये जो एडिशनल 2-3 इंफॉर्मेशन है इसी को तो अलग से याद रखना है। नहीं क्या इतना कर सकते हो ना यार आप लोग, बेटा बोलना पड़ेगा, इतना कर सकते हो ना, लेकिन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, मैं बता रहा हूं तुम्हें, और अच्छे क्वेश्चंस करने में काम आएगा बेटा। इसको नोट करो, डन लिखो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं ना। और भी एक्सेप्शंस था, मैं आपको बताता हूं, डन लिखिए इसको, आगे चलते बेटा। क्लास अभी खत्म नहीं करूंगा, है ना, क्लास अभी खत्म नहीं करूंगा, आप लोग इसको लिखें फिर उसके बाद करेंगे। हो गया, बहुत बढ़िया सर। इनर नहीं बेटा, आउटर 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 ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, इनर नहीं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ना, गलती से लिख दिया हमने। सर एक चीज हमने और लिखी थी, अब तो मेरे हिसाब से बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना, अब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही बोल दोगे। हमने ये लिखा था कि 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स है ना, 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स है ना सर, उनके लिए आपको लिगेंड देखने की जरूरत ही नहीं है, सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेंगे। बता दो, बता सकोगे कि नहीं बता दोगे? क्योंकि आपने कहा था सर, देखिए Z इफेक्टिव का जो ऑर्डर होता है वो 3D 4D और 5D होता है। सर ये जो आपके 4D और 5D सीरीज हैं, इनके लिए Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है, और Z इफेक्टिव होने की वजह से
ज्यादा होने की वजह से सर ये जो मेटल्स होते हैं ये डेल्टा बहुत ज्यादा शो करेंगे सर, स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा शो करेंगे, और स्प्लिटिंग ज्यादा शो करेंगे तो इनके साथ कोई सा भी लिगेंड लगा दो, हमेशा स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, आपको लगेगा हर लिगेंड ही स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव कर रहा है। बताओ क्या दिक्कत है? अरे बोलो ना। ये भी बोला था कि अगर कोई +4 आयन आ गया, +4 आयन आ गया, तब भी उसके लिए लिगेंड देखने की जरूरत नहीं। उसका रीजन भी तो साफ है। मान लो आपके पास जो Mn है वो +2 में है और एक Mn +4 में है। अरे भैया पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होता है, हमने अभी पढ़ा था मेटल का पॉजिटिव इफेक्ट, मेटल की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उसका डेल्टा उतना ही ज्यादा होगा। Mn+4 बैंकर स्प्लिटिंग शो करेगा, और अगर बैंकर स्प्लिटिंग शो कर रहा है इसका मतलब उसके साथ लिगेंड कोईठा भी डाल दो, सारे के सारे लिगेंड किसकी तरह बिहेव करेंगे? स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेंगे। मेरी बात शायद आप लोग समझ पा रहे हो? यस बेटा देखो, ऐसा कोई सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये मेंस के सिलेबस में है और ये मेंस के सिलेबस में नहीं है ना, लेकिन मतलब पूछने को तो पूछ ही सकता है सर, ऐसी कोई बात नहीं है ना। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये सिलेबस में है या फिर नहीं है। जैसे मान लो आपसे कोई पूछ ले NiF62-, बताइए साहब हाइब्रिडाइजेशन बताइए इसका क्या होगा, जल्दी करिए। NiF62-, जल्दी से बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जल्दी से बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हम्म जो मैंने मेथड बताया उससे करना है बेटा। हो गया, हो गया। D2sp3 आ रहा है। यस देखो सर, यहां निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4 है सर। अरे सर निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है सर? निकल होता है Ar 4s2 3d8, 4s2 3d8 ये होता है सर। यस और सर अगर मैंने निकल +4 लिख दिया, सोचो अगर मैंने निकल +4 लिख दिया तो ये कितना हो गया? 3d6। इसके लिए जो F- है वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा? SFL की तरह बिहेव करेगा। SFL की तरह बिहेव करेगा तो देखिए ये है हमारा Eg और सर ये हमारा T2G। सोचो हम, मुझे 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 और T2G है तो ये सर पेयरिंग करवा देगा। सर ये अंदर वाले 2 d ऑर्बिटल खाली मिल गए सर, D2sp3 है और सर n = 0 है। और ये सर वीक फील्ड लिगेंड, सर ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना, ये कैसा है बेटा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और सर ये कैसा हो जाएगा सर? ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बोलिए बेटा, मतलब मैं रटवाना नहीं चाह रहा हूं कुछ भी, कोई भी चीज, मैं हर चीज का लॉजिक देना चाह रहा हूं आप। अरे इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है ना, माना ये 3D का है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +4 है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है बेटा, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। डन है, चले आगे। बहुत ही बढ़िया। यस और देखो, अगर मान लो मैं तुमसे पूछ लूं, क्या पूछ ले साहब? अगर पूछ ले मुझसे क्या गम है, देखिए जैसे मान लो अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि बताओ PtCl4 2-, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगा? PtCl6 2-, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? PdCl4 2-, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? PdCl6 2-, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? RHCl PPH3 प्लस, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी बता दो, बस खत्म है मामला। हाँ हाँ, अरे सर ये निपटा देंगे, ऐसे क्या बात कर रहे हो आप? ये निपटा देंगे सर। फटाफट
इसका बता दो चलो, इसका बता दो चलो, और किसका बताओगे तुम? इसका बता दो चलो, बता दो। यस हो जाएगा ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं घर जाना आराम से, मेरी ना मानो अगर तो घर जाना आराम से, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना। मैंने बता रखा है तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनमें एक्सेप्शनल होता है, पीटी का एक्सेप्शनल होता है, पीडी का एक्सेप्शनल होता है। आराम से घर जाके इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना बोले, है ना। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, पीटी यहां +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पीटी मेरा 5D सीरीज का एलिमेंट है। 5D सीरीज में मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि लिगेंड कौन सा है। मैं सीधा बोलूंगा मेरा प्लेटिनम +2 में है, यहां प्लेटिनम +4 में है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएंगे तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां पर D2sp3 होगा। यस, यहां PD+2 में है सर, PD मेरा 4D सीरीज का एलिमेंट है। 4D सीरीज के एलिमेंट में कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है सर, ये मेरा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहां D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। सर रोडियम, सर ये भी मेरा 4D सीरीज का एलिमेंट है, यहां +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो सर इसका हाइब्रिडाइजेशन सीधा सीधा मैं बोलूंगा PPS3 होल थ्राइस है बेटा, है ना। सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये DsP2 होगा। यहां +3 में है तो सर ये D2sp3 होगा। यस सर ये DsP2 होगा, सर ये D2sp3 होगा। कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लिगेंड देखना ही नहीं है, लिगेंड देखना ही नहीं है। मैंने, और ये चीज मैं आपको पहले भी लिखवा चुका था, है ना, याद है आपको, मैंने लिखवाया था, मैंने आपको लिखवाया था कि अगर PT+2 हो, PD+2 हो, यस AG3+, AU3+, ऐसे लिखवाए थे ना एग्जाम्पल। चलो ये वाले एग्जाम्पल तो ज्यादा काम में नहीं आते, ये वाले हों, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है इनका जनरली, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये हमेशा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। मैंने ये लिखवाया था कि अगर PT+4 हो और PD+4 हो तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 6 होता है, और 6 है तो उनका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा। ये कोई ऐसा रटवाने के लिए नहीं लिखवाया गया था, हर चीज का लॉजिक है, और वो लॉजिक मैंने आपको बताया। यस, तो एक ही चीज को इतनी बार करवा दिया ना मैंने, एक ही चीज को इतनी बार करवा दिया बेटा कि अब मुझे लगता है अब वो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आपको। एक चीज मैं इतनी बार बोल चुका हूं कि क्लास में ही रिवाइज हो जाना चाहिए, क्लास में ही साला याद हो जाना चाहिए सब कुछ, कि हाँ हाँ सर ऐसा हुआ था, ऐसा बोला था आपने, है ना। तो इसको चाहो तो आप लिख लो। अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 किस किस का होगा आप लिख लो बोले, PT+2, PD+2, AU3+, AG3+, IR+1, RH+1, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। हाइब्रिडाइजेशन बंद करके सीधा DsP2 लिख के आ जाना, कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ देने की जरूरत ही नहीं है, बस। कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी अगर ये दिख जाए ना कि ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और +1 चार्ज, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, सीधा DsP2 लिख के आ जाओ। मैंने शायद यहां प्लस लिख दिया था बेटा, प्लस नहीं आएगा। ये विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, याद है तुम्हें? विल्किंसन कैटलिस्ट कई बार पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि बताइए विल्किंसन कैटलिस्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। बिना देखे DsP2 निपटा दो, ये सीधा लिख के आ जाना, ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे अब नेक्स्ट पढ़ाना है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देखो बेटा CFT खत्म नहीं हुआ अभी, है ना, CFT अभी और चलेगा। मैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी मुझे ये भी पढ़ाना था, मुझे लग रहा था कि मैं आज पढ़ा दूंगा, लेकिन नहीं पढ़ा पाए, कोई बात नहीं। हमने काफी सारी चीजें सीखी, अच्छी अच्छी चीजें सीखी है ना, और अच्छी अच्छी चीजें हम लोगों ने रिवाइज करी अच्छे से, है ना, और पुरानी चीजों को हमने रिलेट किया। जो हमारे पहले कंफ्यूजन हुआ करता था वो कंफ्यूजन दूर हुआ। देखो मैं आपको बताऊं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है, सुन लो मेरी बात, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है ना। होमवर्क मैं आपको बता देता हूं, आज बेटा मैं DPP नहीं दे पाऊंगा आपको, है ना, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, है ना। आज आपको सिर्फ रिवीजन करना है, और ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए ना एक बार के लिए, उनको एक बार के लिए आप लोग होमवर्क में करना है, वो कर लेना है ना, जो क्लास में दिया है वो आप लोग कर लेना,
और आप वीबीटी तक ही क्वेश्चन करें, अभी सीएफटी के क्वेश्चन ना करें। जब आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन करोगे तो उसमें मॉड्यूल में से ना, पीडब्ल्यू के मॉड्यूल में से अप टू वीबीटी के आप क्वेश्चन कर लेना वाले, है ना, अप टू वीबीटी, है ना, अप टू वीबीटी के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। सीएफटी के क्वेश्चन अभी मत करना है, क्योंकि अगली क्लास में मैं सीएफटी पूरा करवा दूंगा, फिर आप दिल खोल के क्वेश्चन कर लेना, फिर तुम्हारा मेंस का मन हो, एडवांस का मन हो, कोई भी कर लेना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो आपको ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है मैं आपको बताऊं, वो क्या तरीका है कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग मत करो कि इसी के साथ क्यों हुआ, उसके साथ क्यों नहीं हुआ, ऐसे तो सर इसके साथ हो जाएगा तो क्या होगा, उसके साथ हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो नहीं पता क्या होगा। बहुत सारी चीजें डेटा बेस्ड हैं, ये इफेक्ट इसी तक ही काम करता है, इसके बाद ये वाला इफेक्ट नहीं काम करता। इसका दो तरीका है, या तो मैं आपको बताऊं ही ना कि इसके साथ काम करता है और इसके नहीं करता, मैं जो एक्चुअल ऑर्डर है, जो नॉर्मल ऑर्डर होते हैं वो बता दूं और काम खत्म हो जाए मेरी तरफ से, या तो एक तरीका है। या दूसरा तरीका है कि मैं सब कुछ बताऊं, आप फिल्टर कर लो अपने आप, क्योंकि मैं तो बोलता रहता हूं कि मेंस के लिए, बोर्ड्स के लिए, एडवांस के लिए, आप अपने आप फिल्टर कर लो, यार ये मेरे से नहीं होगा, इसको मैं हटा देता हूं। और या फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप अगर रिवाइज करोगे ना 2-3 बार, आपको नहीं लगेगा ऐसा कि कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है, क्या हो रहा है। रिवीजन में चीजें अपने आप याद होती जाएंगे ना। अब ये चीज इतनी बार बोल दी ना कि भैया CO3+ CO2+ के लिए H2O और C2H4 ऑक्सीजन डोनर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते, अपने आप याद हो गया कि 4D और 5D सीरीज एलिमेंट, और अगर कोई आयन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो लिगेंड का इफेक्ट देखने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे स्टॉक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। Cr2+, Mn2+, Fe2+, CO2+, इसके लिए NH3 वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है। ये अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि मैं क्लास में ही साला इतनी बार बोल देता हूं इन चीजों को, है ना। अभी तक हम लोग कम से कम 4-5 बार इन चीजों को बोल चुके हैं क्लास में, अपने आप याद हो जाएगा अगर तुम लोग क्लास में अपना अटेंटिव रहो, ध्यान रखो तो क्लास में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है क्लास में अटेंटिव रहना। भाग जाना, हो रहे हो सर ये थोड़ी ना होगा, अब मेरे से नहीं होगा, ये तो ये फिर से एक्सेप्शन आ गया, भाग जाओ तो भाग जाओ, कितना भागोगे, वो काम नहीं आएगा, है ना, समझ गए। चलो फिर ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में सीएफटी खत्म हो जाएगा, है ना, उसके आगे चलेंगे ना, फिर उसके बाद मेटल कार्बोनाइल है, और फिर उसके बाद हमारा ये है, क्या बोलते हैं उसको, आइसोमेरिज्म, है ना। आइसोमेरिज्म तुम लोगों ने पढ़ रखी है, हाँ, लेकिन कल वाली जो क्लास होगी अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको एक्सटेंड करूंगा, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, है ना, फिर कोई नहीं बोलेगा ऐसा और एक्सटेंड मत करो, ये मत करो, है ना। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं कल वाली क्लास को एक्सटेंड करूंगा, पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और बेटा पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।